हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, इस वन वीडियो के अंदर हम अपना गिट कंप्लीट करेंगे। जो भी हमारी नेसेसरी जो चीज़ें हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी काम करते हो तो वहाँ पे आपको गिट बहुत ज़रूरी होता है। तो उस हिसाब से हम गिट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करें हम इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और हमें क्यों गिट को यूज़ करना चाहिए, वर्किंग ऑफ गिट, और कौन यूज़ करते हैं गिट को, और कुछ कमांड्स। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर की गिट है क्या। तो हम गिट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गिट क्या है? एक ऐसी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये एक टेक्नोलॉजी है गाइस, जिसको हम यूज़ करके वर्जन कंट्रोलिंग करते हैं। अब वर्जन कंट्रोलिंग से क्या है? सो वर्जन कंट्रोलिंग से ये मतलब है कि आप एक प्रोग्रामर हो, आपने कोई ऐप बनाई और उसका कोई वर्जन रखा कि ये 1.0 वर्जन है। उसके बाद आपने उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करे तो आपने उस वर्जन को 1.1 कर दिया, और आपने कोई मेजर चेंज किया, बिल्कुल ही कंप्लीटली ऐप को चेंज कर दिया तो 2.1 कर दिया। तो अब ये सारा आप मैनेज किससे करोगे? या आप अपने पीसी में रखोगे कोड को, और कहाँ पे करोगे? बस यही करोगे ना। लेकिन गिट टेक्नोलॉजी से आप क्या कर सकते हो? आप ऐसी जगह पे कोड पहुंचा सकते हो जहाँ पे आप इजीली वर्जन कंट्रोल कर सको, ताकि आप बाद में वर्जन 1 में स्विच कर सको, कि आपको ऐसा ना ढूंढना पड़े अपने पीसी में कि इतने सारे कोड्स हैं तो मैं ढूंढूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ईजिली आप अपने कोड के अपने ऐप के वर्जन को कंट्रोल कर सकते हो, स्विच कर सकते हो कि पुराने पे जाना है या नए वाले से कुछ न्यू उठाना है, पुराने में ऐड करना है। तो ये सब। तो और ये चेंजेस जो कोड में उसको इजीली ट्रैक करेगा ही, क्योंकि जब आपके पास सारा कोड होगा, और आपकी जो फाइल्स होंगी, आपकी जो कोडिंग प्रोग्रामिंग की जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है ना, उसको आप इजीली मैनेज कर सकते हो। और ये लोकली रिमोटली दोनों काम करता है। मतलब कि आपके सिस्टम पे भी कोड होगा और रिमोट लोकेशन पे भी कोड होगा। कि मतलब मान लो आपका सिस्टम ख़राब हो गया, तो आपके रिमोट लोकेशन पे तो आपका बैकअप होगा। लेकिन अगर आपका रिमोट में कोई इतनी दिक्कत आती नहीं है, लेकिन रिमोट लोकेशन पे मान लो सर्वर क्रैश हो गया, तो आपके लोकल सिस्टम पे, आपके कंप्यूटर के अंदर तो होगा कोड। तो अब रिमोट लोकेशन की बात करें तो उसमें मैं आपको कह रहा हूँ गिट हब और बिट बकेट, ऐसे गिट लैब और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो गिट के साथ मिलकर काम करते हैं। मतलब कि अगर आपको गिट आती है तो आप कमांड से ही कमांड्स यूज़ करके आप सीधा गिट हब पे अपना, और या बिट बकेट पे सीधे आप अपने कोड को अपलोड करोगे। तो हम आगे देखेंगे कि इंडस्ट्री में कैसे बड़े बड़े प्रोग्रामर्स अपने कोड को ईजिली ट्रांसफ़र कर देते हैं गिट हब पे, कुछ कमांड्स वगैरह यूज़ करके। और यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात है कि आपका सारा काम लोकली हो रहा है, आपको इंटरनेट नहीं चाहिए। लेकिन जब आपको ऑनलाइन पहुँचाना है, मतलब गिट बकेट या गिट हब या बिट बकेट पे आपको अपना कोड सेंड करना है, तो वहाँ पे आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। और ये एक एक्टिव कम्युनिटी है, मतलब सारे प्रोग्रामर्स यहाँ पे एक्टिव रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब किसी के कोई काम करके छोड़ रहा है या कुछ, मतलब सारे एक्टिव रहेंगे। और हर एक प्रोग्रामर को ये टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए। वैसे तो पता ही होती है, लेकिन अगर नहीं पता तो पता होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि हम गिट यूज़ क्यों करें। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे कि आपका बैकअप रहेगा। ये मैं बात कर चुका हूँ कि लोकली कुछ हो गया तो रिमोटली रहेगा, रिमोटली कुछ हो गया तो लोकल आपके पास बैकअप रहेगा ही। तो आपका कोड कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत हो जाती है। अगर उनको गिट नहीं आता तो उनका लोकल सिस्टम क्रैश हो गया, तो उनका बैकअप नहीं है, तो सारे कोड गए। उसके बाद आप अपनी मैनेज कर सकते हो फाइल्स को एफिशिएंटली। जो भी आपकी फाइल्स होंगी कोड की, उसको इजीली मैनेज कर सकते हो। और वर्जन कंट्रोलिंग हम पता कर ही चुके हैं कि कैसे 1.0 से आप 2.1 पे स्विच हो जाओ, या पुराने वाले ऐप पे दोबारा चले जाओ, या 3 आ गया तो मतलब सारे वर्जन जितने भी आपने बनाए होंगे ना, कोड करे होंगे, वो सारे एक जगह पे मिल जाएंगे आपको। और सबसे बड़ी बात कि कोलैबोरेट कर सकते हो आप सिंगल प्रोजेक्ट पे। मान लो एक प्रोजेक्ट है, उस पर डेवलपर ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, और सी भी काम कर रहा है, और तीनों रिमोट लोकेशन पे। मान लो ये मुंबई में है, ये दिल्ली में है, और ये बेंगलोर में है। तो तीनों अपने अपने लोकेशन पे काम कर रहे हैं एक ही प्रोजेक्ट पे। तो क्या होगा लास्ट में? वो फाइनली गिट हब पे अपना गिट से यूज़ करके गिट हब पे अपना प्रोजेक्ट को तीनों मर्ज कर देंगे, अपलोड कर देंगे, मर्ज कर देंगे। तो इससे क्या होगा? सबको एक ही जगह कोड मिल जाएगा, और ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। मतलब एक प्रोजेक्ट पे ईज़िली काम कर सकते हो आप। एक ही जगह आपका कोड मर्ज हो गया आगे यहाँ पे, और बाद में मतलब आप की पूरी ऐप कंप्लीट हो गई यहाँ पे। तो डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर्स डिफरेंट डिफरेंट रिमोट लोकेशन से एक जगह पे मिलके भी काम कर सकते हैं। मतलब अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन कोड अपना एक जगह पे मर्ज कर रहे हैं गिट की हेल्प से।
और प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स तो है ही, क्योंकि जो भी आप कोड भेजोगे आप बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करोगे तो लोगों को समझ आएगा कि कौन सा कोड किस लिए है, कि भाई ये लॉगिन पेज का था, ये लॉगिन पेज का बैकएंड है, ये साइन अप पेज का बना रहा है। तो बहुत आराम से सारे डॉक्यूमेंटेशन सब अच्छे करेंगे और कंपैरिजन कर सकते हो कोड्स को। मतलब कि इसने एक कोड जो पुराना लिखा और न्यू लिखा उसके बीच में ये डेवलपर कंपेयर कर सकता है। सो ये कुछ था। अब आता है मेन चीज़ कि वर्किंग ऑफ गिट। वर्किंग ऑफ गिट में गाइस क्या होता है, सबसे पहले ना ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ हमारी कहाँ पे हो रही है, लोकली हो रही है। आपको मैं बता दूँ, लोकली मतलब हमारे सिस्टम पे। तो गिट कैसे काम करता है, सबसे पहले हमारी एक वर्किंग डायरेक्टरी होती है, मतलब कि हमारी फाइल या फ़ोल्डर। तो मतलब आप अपने पीसी में होते हो, वहाँ पे किसी फ़ोल्डर के अंदर तो जाते हो, या डाउनलोड फ़ोल्डर होता है या डेस्कटॉप होता है, किसी भी एक फ़ोल्डर में चले गए, वो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी होती है। उसके बाद गिट में आता है स्टेजिंग एरिया। तो स्टेजिंग एरिया क्या होता है, एक ऐसा लोकल एरिया, मतलब है लोकल, ये भी सिस्टम पे ही है, लेकिन जहाँ पे आपका कोड रखा जाता है कमिट होने से पहले। मतलब यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप आगे भेजते हो कोड को गिट की हेल्प से, और फिर उसके बाद आगे जाएगा। तो पहले हम ये चीज़ देख रहे हैं, पहले वर्किंग डायरेक्टरी में कोड था, आपने उसको स्टेजिंग एरिया में भेज दिया। आपको भेजना पड़ता ही है स्टेजिंग एरिया में भेजना, मतलब कि उससे एक स्टेप आपने समझ लो आगे कर दिया। एक एरिया है जहाँ, स्टेजिंग एरिया जहाँ पे आप कमिट करने से पहले कोड को रखते हो कि भाई मैं आगे भेज रहा हूँ। उसके बाद आप भेजते हो उसको रेपो पे। तो ये रेपो लोकल रेपो है, ठीक है, मतलब रिमोट रिपोजिटरी नहीं है। रिपो मतलब लैग, यहाँ पे आपने ये रिपोजिटरी को आप ऐसा कह सकते हो कि ये ऐसा स्पेस है जहाँ पे डॉट गिट नाम की ना आपको एक डायरेक्टरी मिलेगी, उसके अंदर आपका सारा प्रोजेक्ट जाता जाएगा। मतलब पहले आपका कोड यहाँ था, आपने बनाया कोड, यहाँ से स्टेजिंग एरिया पे भेजा, स्टेजिंग एरिया से आपने उसको भेजा रिपोजिटरी पे, और जैसे आपने रिपोजिटरी पे भेजा, यहाँ पे आके कमिट, मतलब जब हम कमिट करते हैं तो वो रिपोजिटरी में होता है। कमिट भी आपको बताऊंगा क्या होता है। तो रिपोजिटरी पे जब आता है ना, तो हमारे कोड की ना कुछ मेटा डेटा होता है, जैसे आईडीज़ वगैरह, कि कहाँ पे कैसे हमारा कोड गिटहब पे कैसे जाएगा। तो वो हमारा गिट डायरेक्टरी के अंदर आ जाता है सारा, जितना भी कोड से रिलेटेड डेटा होता है वो इस डायरेक्टरी के अंदर अलग अलग फोल्डर्स, अलग अलग फाइल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर उसके बाद जो है वो कोड आगे जाता है। तो आपको मेन चीज़ ये याद रखनी है कि भाई हमारे पास 3 एरियाज़ हैं, वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया और रिपोजिटरी। तो ये 3 एरियाज़ हैं जो लोकली काम करते हैं गिट पे। तो सबसे पहले हमारा वर्किंग डायरेक्टरी पे होता है कोड, जिस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं, वहाँ से हम आगे भेजते हैं स्टेजिंग एरिया में, स्टेजिंग एरिया से हम भेजते हैं उसको रिपोजिटरी में, वो भी लोकल। अब बात आती है कि गिटहब पे कैसे जाता है, तो गिटहब पे भी देखते हैं। अब देखो, पहले वर्किंग डायरेक्टरी में कोड था, फिर गया स्टेजिंग एरिया में, ये लोकली चल रहा है, फिर रिपोजिटरी में ये भी लोकल है। अब रिपोजिटरी, लोकल रिपोजिटरी से जाता है सीधा ये रिमोट रिपोजिटरी, मतलब कि गिटहब या बिटबकेट जिस पे भी आप भेजना चाहते हो वहाँ पे जाता है डायरेक्ट। मतलब कि यहाँ पे आने के लिए आपको ऑनलाइन होना पड़ता है, इससे पहले आपको यहाँ तक ऑनलाइन नहीं होना पड़ता, ये सारा ऑफलाइन होता है। और मतलब, और जब आप यहाँ पे भेजते हो गिटहब या बिटबकेट पे, तो रिमोट रिपोजिटरी वो होती है डिसेंट्रलाइज, डिस्ट्रीब्यूटेड आप कह सकते हो, कि मतलब कि उसको सारे इजीली देख सकते हैं आपके कोड को। मतलब एक जगह पे आपने रिमोट ऑनलाइन रख दिया, ये आपको पता ही होगा कि गिटहब बिटबकेट का। तो हम गिट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए ये हमारे कुछ एरियाज़ होते हैं, वो हमें पता होने चाहिए। तो वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, आपको इजीली और समझ आएगा, और बहुत मतलब प्रैक्टिकल करेंगे तो और समझ आएगा कि कैसे कैसे इस एरियाज़ में आगे बढ़ता है कोड। अब वही बात करी हमने कि कैसे कैसे आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे बात करते हैं ब्रांच की। तो गिटहब या आपने बिटबकेट पे देखा होगा कि एक ब्रांच होती है, तो ब्रांच होती है उसको हम, एक मास्टर ब्रांच होती है, मतलब एक ब्रांच जिसका मास्टर नाम होता है, मास्टर ब्रांच होती है। तब इसके बाद आपके ना कोड आगे आगे बढ़ते हैं ब्रांचेस में। तो जैसे मास्टर ब्रांच से शुरू किया आपने, एक ब्रांच है, ब्रांच जैसे नॉर्मली ब्रांच होती है, वो आपका कोड आगे बढ़ता जा रहा है। तो जैसे ही आगे बढ़ता है ना, तो यहाँ पे एक हम कमिट बोलते हैं कि हमने कमिट किया, कोड को हमने आगे बढ़ा दिया, मतलब कि तो हमने उसको कमिट कर दिया। तो जब हम उसको कमिट करते हैं ना, तो कमिट करते हैं तो एक आईडी जनरेट होती है, वो ऑटोमेटिकली होती है। और वो आईडी कुछ भी हो सकती है, ABC 1 2 3, मतलब कोई भी एक आईडी होती है, वो जनरेट होती है। उससे हमें पता चलता है कि हमने ये यहाँ पे ये वाला कोड कमिट किया, तो उसकी एक आईडी जनरेट होती है। तो हर बार यूनिक आईडी आपकी जनरेट होगी जब भी आप कमिट करोगे, मतलब कि आप कोड को आगे पहुँचाओगे या कोड को आप रिमोट पे लोकेशन पे भेजोगे, तो कमिट आईडी वहाँ पे जनरेट होती ही है। अब सिनेरियो क्या होता है,
कि डेवलपर्स मास्टर ब्रांच पे काम नहीं करते। डेवलपर्स अपनी अपनी ब्रांचेस बनाते हैं और उस पे काम करते हैं, लास्ट में जाके उसको मास्टर ब्रांच पे सारे अपने कोड को मर्ज कर देते हैं। कि एक डेवलपर ने चेंज किया, वो यहाँ पे इसने मर्ज कर दिया, दूसरे डेवलपर का चेंज यहाँ आया, तीसरे डेवलपर ने अपना यहाँ पे चेंज किया, तो सब ने एक मास्टर ब्रांच के अंदर ही अपने कोड को मर्ज कर दिया। तो ऐसे मास्टर ब्रांच ये काम करती है। और इसके बाद देखेंगे कि गिट को यूज़ कौन कौन करता है। तो सबसे पहले तो मतलब कि डेवलपर्स, हमें पता है कि डेवलपर्स के बिना तो गिट के बिना तो डेवलपर्स है ही नहीं। ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, उनको भी चाहिए होता है गिट। फ्रीलांसर्स होते हैं, और पेनिट्रेशन टेस्टर्स जो कि हमारे एथिकल हैकर्स वगैरह होते हैं, ये सारे लोग गिट को यूज़ करते हैं। और इसके बाद कुछ ऐसी बेसिक कमांड्स जो कि आपको गिट बैश में बहुत काम आएंगी, जैसे ls करो या dir विंडोज़ में होता है लिस्ट। ये लिस्ट करने के लिए कि डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या कंटेंट है। जैसे कि हम फोल्डर खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि ये फाइल फोल्डर पड़े हैं, तो ये ls कमांड से और dir कमांड से हम देख सकते हैं। ls लिनक्स में, dir विंडोज़ में। ऐसे ही PWD की हमें देखना हो कि हम इस टाइम किस डायरेक्टरी के अंदर है। CD हमें चेंज डायरेक्टरी करने के लिए, CD हमने डाला और डायरेक्टरी का नेम। सो क्लियर या CLS क्लियर स्क्रीन करने के लिए। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सब कुछ चीज़ें हम देखेंगे। सो गाइज, इस वीडियो में हम देखेंगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस गिट का। अब इंस्टॉलेशन के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मैं यहाँ पे विंडोज़ पे इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। वैसे लिनक्स और मैक पे भी आप कर सकते हो, इजी है, सर्च करोगे मिल जाएगा। और उसके बाद हम विजुअल स्टूडियो कोड, ये IDE होता है। बहुत लोगों को पता होगा कि इसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, नहीं पता तो जब मैं करूँगा साथ साथ तो आपको पता चल जाएगा। और एक गिटहब पे अकाउंट क्रिएट करके दिखाएंगे। आप बिटबकेट पे भी बना सकते हो और गिटहब पे भी, वो आपकी चॉइस है। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड गिट, आपको सिर्फ इतना लिखना है। और जब आप इस पेज को खोलोगे तो आपके सामने git.scm.com ऐसे करके वेबसाइट आएगी। आपको वो वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके हिसाब से आपको अपने हिसाब से चूज़ कर लेना है। वैसे लिनक्स में और मैक ओएस में होता है ये ऑलरेडी गिट। आपको सिर्फ गिट स्पेस हाइफन वर्जन डालना होता है और वहाँ पे आपको मिल जाता है, और आपको बस अपग्रेड करना होता है। बट यहाँ पे आपको ये डाउनलोड हो रहा है, तो इसके बाद इंस्टॉल करते हैं। सो गाइस, अब हमारे सामने डाउनलोड हो गया। और ये बेसिकली है क्या, ये एक गिट बैश है। गिट बैश मतलब जो आपकी लिनक्स पे कमांड चलती है ना, वो आपकी गिट बैश पे चलेगी। ये एक प्रॉम्प्ट, मतलब आप कह सकते हो कि टर्मिनल है हमारा। जैसे कमांड प्रॉम्प्ट होता है, ऐसे टर्मिनल है। तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, और आपको इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे जैसे ये कह रहा है उस सबसे बस आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करता जाना है, बिना कुछ सोचे समझे, जिससे कि आपको इजी हो। विम एडिटर को यूज़ करेगा, लेट गेट डिसाइड, आपको बिल्कुल सब ऐसे ही रहने देना है और आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। सब कुछ मतलब ऐसे ही फॉलो करना है आपको, इसमें कुछ पंगे नहीं लेने। सो जब तक ये इंस्टॉल होता है गाइस, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ OVS कोड। सो हमें ये भी चाहिए। तो हमें 3 चीज़ें चाहिए, एक तो गिटहब पे अकाउंट, और ये VS कोड और गिट। तो गिट हमने कर लिया, और यहाँ पे आप VS कोड पे आओगे तो विंडोज़, डेबियन, मैक जिसके लिए भी करना चाहो। तो मेरे को विंडोज़ के लिए चाहिए, तो मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे अपने आप ही डाउनलोड आपका स्टार्ट हो जाएगा, और 60 कुछ MB का है। और यहाँ पे आप देखोगे कि गिट आपका इंस्टॉल हो चुका है, मोस्टली प्रोसेस कंप्लीट है। सो यहाँ पे आप रिलीज़ नोट्स तो देखना नहीं चाहते हो, लॉन्च करना चाहते हो, सीधा लॉन्च कर दो। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये कमांड प्रॉम्प्ट की तरह खुल गया, लेकिन ये गिट बैश है। हमारी जो कमांड्स लिनक्स पे चलती है वो इस पे चलेगी, बैश की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे जैसे जो मैंने आपको कमांड्स बताई थी, ls से लिस्ट हो जाएगा जो भी आपके इस कंप्यूटर में होगा। PWD से देखोगे कि आप कौन से डायरेक्टरी में हो, तो आप इस डायरेक्टरी के अंदर हो। CD से आप चेंज करोगे तो ये हमारा गिट बैश इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे हमने विजुअल स्टूडियो को भी इंस्टॉल करना है, यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर दिया, और जहाँ पे भी हो रहा है इसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया। और डेस्कटॉप आइकन मैं बनाना चाहता हूँ तो मैंने नेक्स्ट कर दिया और इंस्टॉल कर दिया। तो ये भी एक फटाफट से इंस्टॉल हो जाएगा, कोई ज़्यादा हैवी टूल्स नहीं है। और इसके बाद गाइस क्या करना है, हमें गिटहब पे अकाउंट बनाना है। तो मैं गिटहब खोल लेता हूँ, ठीक है। गिटहब पे जाने के बाद यहाँ पे आप जाओगे, सबसे ऊपर github.com आएगा। यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन पहले से आ रहा है। तो आपको यूज़र नेम क्या रखना है, लेट्स एग्जांपल में, चलो ठीक है, एथिकल हर्ष 1 रख लिया मैंने। ईमेल डाल दो आप अपनी जो आपको डालनी हो। उसके बाद आपको एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है।
तो आप कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हो और देन उसके बाद आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके लिए आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा, तो मैं इसको वेरीफाई कर दूँगा, लेकिन सेंड ओकेजनल इसको आप अनटिक या टिक जो भी आप रखना चाहो। और यहाँ पे एक वेरीफाई का आपका पजल देगा और इसमें स्पाइरल पूछेगा, तो उस पर क्लिक कर देना है और ज्वाइन अ फ्री प्लान। सो गाइस पहले पहले के प्लान्स जो होते थे वो गिटहब के पेड होते थे, बट अब इसने फ्री कर दिया गिटहब ने। अब यहाँ पे आपको बस ये फॉलो करनी है कि आपको आप क्या हो, एक स्टूडेंट हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपको अपने हिसाब से भर देना है। मैं स्टूडेंट भर देता हूँ, यहाँ पे आप नन कर दो या लिटल, जो भी आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज हो, या आपको खुद भरना है, आपको सोच के मतलब क्या है क्या नहीं है ऐसे ये तो लर्न टू कोड, होस्ट अ रिपोजिटरी, कुछ भी आप भर सकते हो। उसके बाद आपको कौन कौन सी लैंग्वेज में आप इंटरेस्टेड हो, जैसे मैं लिखता हूँ पाइथन में, उसके बाद कोमा, तो ऐसे कुछ भी आप डाल के उसको सेटअप को कंप्लीट कर दो। सो यहाँ पे ये वेरिफिकेशन के लिए कह रहा है, तो गाइस मैं वेरीफाई कर देता हूँ इसको अपने मेरे फ़ोन में है वो अकाउंट। सो गाइस यहाँ पे हम आ गए और अभी मैंने इसको वेरीफाई नहीं किया, बट आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पुल रिक्वेस्ट एंड ऑल, और यहाँ पे आप देखोगे आपकी प्रोफाइल आएगी। तो ये आपकी प्रोफाइल है बेसिकली, और यहाँ पे आपकी रिपोजिटरीज़ जो भी आप बनाना चाहो, रिपोजिटरी न्यू करना चाहो। सो ये मैं आपको आगे पूरा कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। सो गाइज़ यहाँ पे हमारा विजुअल कोड भी इंस्टॉल हो गया, और आप देखोगे विजुअल कोड का इंटरफेस कुछ ऐसा सा दिख रहा है। और यहाँ पे हम ओपन फोल्डर वगैरह ये सब मैं आगे करके दिखाऊंगा आपको इस सब के। बस आपको ये क्या करना है, 3 चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी है, और वो मैंने आपको इंस्टॉल करनी सिखा दी। इसके बाद आगे देखेंगे कि हमें क्या करना है। सो गाइज़ इस सेशन में हम बेसिक्स ऑफ गिट पे गिट करेंगे, जिसमें हम ये कुछ टॉपिक्स हैं ये कवर करेंगे। इनिशियलाइजिंग करना गिट को, रिमोट लोकेशन पे कैसे भेजना है, क्लोन कैसे करना है, और फाइल्स को कैसे ट्रैक करना है, चेंजेस को अंडू करना, फाइल को रीनेम करना, मूव एंड डिलीट, हिस्ट्री, एलियास, और कैसे फाइल को हम एक्सक्लूड करते हैं। तो अब ये सब हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने बताए थे 3 चीज़ें हम इंस्टॉल कर चुके हैं, विजुअल कोड, और हमारे पास और भी चीज़ें हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ मैं अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है। आप कहीं पे भी बना सकते हो। मान लो इसको मैं नाम दे देता हूँ गिट, ये गिट नहीं, मैं इसको दे देता हूँ कोड, ठीक है। और अब मैं कोड के अंदर आ गया। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से आप राइट क्लिक करोगे तो गिट बैश हेयर, इसको खोल लो। और इसको खोलने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। तो अब अभी आपका गिट बैश खुल गया, और एक जगह आपका साइमल्टेनियसली ये विजुअल कोड खुला हुआ है। तो यहाँ पे आपने ओपन कर लेना है फ़ोल्डर, और डेस्कटॉप पे आके हमने कोड नाम से बनाया, इसके अंदर आ जाना है। अब मैं इस जो फ़ोल्डर मैंने बनाया वो यहाँ पे इसमें आ गया, और यहाँ पे अब हम सबसे इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज़ करना डायरेक्टरी को, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मान लो सबसे पहले मुझे यहाँ पे मैं आया, मैंने यहाँ पे क्या किया, कोड, और कोड पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने एक न्यू फाइल बनाई, ठीक है। तो मैं इस फाइल का नाम लिख देता हूँ first.js, मान लो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ चेंज किया, दिस इज़ माय फर्स्ट फाइल, ठीक है। अब मैंने इसको चेंज कर दिया। और पहली बात तो इसको ये सब करने से पहले सबसे पहले आपको पता है क्या करना पड़ेगा, गिट को इनिशियलाइज़ करना है, तो आपको कमांड डालनी है गिट init इनिशियलाइज़, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। अब हम क्या करते हैं, इस फाइल के अंदर जाके देखोगे ना, तो एक डॉट गिट नाम से ना एक फ़ोल्डर बन जाएगा। ये आपका मेन फ़ोल्डर है, इसमें आपका मेटा डेटा वगैरह ये सब आपका कलेक्ट होगा। जो भी आप कोड में चेंज करोगे ना, सबसे पहले आपको गिट init डालना है गिट को इनिशियलाइज़ करने के लिए, ताकि आपका जो मेटा डेटा इकट्ठा हो ना वो इन फाइलों के अंदर जाएगा। जैसे कि आपकी कॉन्फ़िगरेशंस हो गई, जो भी आपका कोड के अंदर जो भी कमिट करोगे उसकी आईडी असाइन होगी, या कोड कब बना था, किस टाइम आपने उसमें क्या चेंज किया, तो वो सब इस डॉट गिट फोल्डर के हिसाब से चलेगा। तो हमें जब भी हम गिट init डालते हैं तो गिट फोल्डर बन जाता है आपका डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। और अब हमने गिट बैश खोली हुई यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं करता हूँ गिट स्टेटस।
अब आप देखोगे कि ऑन मास्टर ब्रांच नो कमिट्स येट, ठीक है, अनट्रैक्ड फाइल बता रहा है। और ये अनट्रैक्ड फाइल ना आपको यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे यू, ये सिंबल जो दिख रहा है ये अनट्रैक्ड फाइल का है। और ये बता रहा है कि अब आप गेट ऐड यूज़ करो और इसको ऐड करो। मतलब कि इस टाइम हमारी जो ये फाइल है first.js, ये हमारी लोकल डायरेक्टरी में, मतलब कि किस में, कोड के अंदर, इस डायरेक्टरी में जो मैंने सिस्टम पे बनाई है। अब इसको मैंने आपको बताया था हमारे पास 3 एरियाज़ हैं। लोकल डायरेक्टरी जिसमें वर्क कर रहे हैं हम, उसके बाद हमें स्टेजिंग एरिया में भेजना है, स्टेजिंग एरिया के बाद हमें कहाँ भेजना है उसको, लोकल रिपोजिटरी में, और उसके बाद फाइनली गिटहब पे भेजेंगे। तो अभी ये कहाँ पे है, हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में। अब हम इसको कहाँ पे भेजेंगे, स्टेजिंग एरिया पे। अब इसको स्टेजिंग एरिया पे भेजना है तो वो कैसे भेजेंगे, तो उसके लिए कमांड होती है गेट ऐड। ऐड या फिर आप देखो फाइल का नाम लिख दो, अगर एक फ़ाइल है, ठीक है, जैसे first.js ये मेरी फ़ाइल है, या तो मैं इसको लिख दूँ। अगर मेरे को बहुत सारी फाइल्स है उनको ऐड करना है तो मैं ऐड -a लिख सकता हूँ, सारी ऑल फाइल्स ऐड हो जाएंगी, या फिर -A। तो मैं क्या यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक फ़ाइल को ऐड कर रहा हूँ तो मैं एक फ़ाइल लिख देता हूँ। अब मैं अगर गेट स्टेटस देखूँ तो गेट स्टेटस क्या होती है, स्टेटस बताने के लिए क्या स्टेटस है। तो अब वो कह रहा है कि कोई कमिट नहीं हुआ, लेकिन जो चेंजेस हैं वो कमिट करने के लिए रेडी है, मतलब आप कमिट करो। तो अब जब मैंने गेट ऐड किया ना, तो इसने कहाँ पे भेज दिया उसको, स्टेजिंग एरिया में। पहले कहाँ थी, वर्किंग डायरेक्टरी में, उसके बाद कहाँ आ गई, स्टेजिंग एरिया में। अब स्टेजिंग एरिया से हमें कहाँ भेजनी पड़ती है, लोकल रैपो में। तो ये सारा तीनों लोकल ही चल रहा है, ये मैं बता के आ चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्टेजिंग एरिया पे भेज दी। अब स्टेजिंग एरिया पे भेजने के बाद अब मैं इसको भेजूंगा लोकल रैपो पे। तो वो कैसे भेजूंगा, तो उसके लिए गेट कमिट -m। अब जो भी मेरा मैसेज होगा ना मैं वो लिख दूंगा, जैसे मैं लिखता हूँ फर्स्ट कमिट, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ तो अब आप देखोगे कि वो कह रहा है कि अभी ऑथर आइडेंटिटी अननोन है। तो ऑथर आइडेंटिटी अननोन, सबसे पहले आपका यही एरर आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ना ये 2 कमांड एग्जीक्यूट करनी है। इसमें आपको अपना ईमेल डालना है, ठीक है, और फिर पासवर्ड। तो जैसे मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद ये वाली कमांड मैंने डाली, और यहाँ पे आपको अपना ईमेल डालना है, जो भी आपका ईमेल गिटहब से जुड़ा है। सो ठीक है। अब सेकंड हमें अपना नेम, इसका वैसे पासवर्ड भी डालना है तो इसका पासवर्ड भी डाल देते हैं। उसके लिए मैं आपको कमांड बता देता हूँ, user.password, और यहाँ पे हमने इसका पासवर्ड डाल दिया। तो जो भी आपका पासवर्ड होगा आप वो डाल दो। सो मैंने यूज़र और पासवर्ड दोनों डाल दिए, अब मेरा सेट हो गया। और अब मैं एक बार स्टेटस चेक करता हूँ। तो उसके लिए गेट स्टेटस। अब गिट स्टेटस में वो यही बता रहा है कि चेंजेस टू बी कमिटेड। अब इसको कमिट करना है, तो क्योंकि पहले कमिट हुआ नहीं था तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं इसको कमिट करता हूँ। ये मेरा कमिट का था, मैंने इसको कमिट किया। अब आप देखोगे कि कमिट हो गया, फर्स्ट कमिट हो गया। ये कमिट की आईडी भी मिल गई मुझे, क्योंकि मैंने वो कहा था एक आईडी जनरेट होती है रैंडम, और वो आईडी जनरेट हो गई और कमिट हो गया। तो अब मैं अगर गेट स्टेटस करूँ तो नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, मतलब कि आपने कमिट कर दिया। अब कमिट कुछ नहीं करना, आपका लोकल का सारा काम ख़त्म। अब आपका जितना भी लोकल का काम था वो ख़त्म। तो हमें बस यही अभी फ़िलहाल यही चीज़ समझनी थी, कैसे इनिशियलाइज़ करना है, कैसे हमें आईडी और पासवर्ड डालना है अपना, और उसके बाद आगे की हम चीज़ बाद में देखेंगे। अभी हमने क्या सिनेरियो समझा कि सबसे पहले हमारी थी लोकल डायरेक्टरी, ठीक है। एक हमारी लोकल डायरेक्टरी थी जो मैंने अपने पीसी पे बनाई। उस डायरेक्टरी से हमने इसको भेजा एक स्टेजिंग एरिया में, ठीक है। स्टेजिंग एरिया में कैसे भेजा, एक कमांड डाली मैंने गेट ऐड। गेट ऐड से इसको कहाँ भेजा, स्टेजिंग एरिया में, जो भी मेरी फाइल वाइल थी, जो भी मेरी रिकॉर्डिंग थी। उसके बाद मैंने उसको भेजा एक लोकल रैपो में, लोकल जो हमारी रैपो थी, ठीक है। अब ये हमारा, आपको पता है, ये मैंने आपको बताया था, ये 3 चीज़ें हमारी लोकल के अंदर ही होती है, मतलब हमारे पीसी के अंदर ही है अभी कोड। अभी इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं है, अभी ये पीसी में ही होगा। पीसी में यहाँ से मैंने यहाँ भेजा, यहाँ से यहाँ भेजा। लोकल रैपो में कैसे भेजा, कमिट आईडी से, जो मैंने गेट कमिट कमांड डाली उससे मेरा कहाँ पे पहुँच गया, लोकल रिपॉजिटरी में। तो ये फ़िलहाल हमें इस यहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि ये कैसे वर्क कर रहा है। पहले हमने लोकल से उसको स्टेजिंग एरिया में भेजा, स्टेजिंग से हमने उसको लोकल रैपो में भेजा, मतलब लोकल डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में, स्टेजिंग एरिया से हमने उसको लोकल रैपो में भेजा। बस ये समझना है। तो इसके बाद हम इसको रिमोट रैपो पे करेंगे। अब रिमोट रैपो पे कैसे करना है, सो गाइस अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आता हूँ अपने गिट पे,
क्योंकि रिमोट रेपो पे करना है। तो अपने गिटहब पे आया मैं, गिटहब पे आने के बाद मैंने एक क्रिएट रिपोजिटरी कर दी। अब जो भी मेरा नाम मैंने यहाँ रखा हुआ है, तो एक रिपोजिटरी बनाई मैंने, मतलब मैं बनाता हूँ टेस्ट, ठीक है, टेस्ट नाम से मैंने रिपोजिटरी बना दी और अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन आप जो भी लिखना चाहो कि दिस इज़ माई फर्स्ट रेपो, जो भी आप लिखना चाहो, पब्लिक रखना चाहते हो पब्लिक, प्राइवेट रखना चाहते हो प्राइवेट। और ये ऐड आ रीडमी फाइल अगर आप करना चाहते हो, बस अभी तो हम बेसिक कर रहे हैं, तो अभी बिना कुछ करे सिर्फ एक रेपो बना लेते हैं। सो गाइज, अब यहाँ पे हमारी रेपो बन गई। अब हमें क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपके सामने ये चीज़ खुली है, तो यहाँ पे आपको ये लिंक कॉपी करना है, क्योंकि ये आपकी रेपो का लिंक है जो आपने रिपोजिटरी बनाई है। रिपोजिटरी मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपके कोड्स वगैरह आपके पड़े होंगे, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे आपको यहाँ पे भी कमांड्स मिल जाएगी, तो यहाँ पे आपको ये वाली कमांड उठानी है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन वाली, ठीक है। क्योंकि हमें रिपोजिटरी को लिंक भी तो करना है, क्योंकि किससे लिंक करना है हमें, अपने सिस्टम से, लोकल पीसी से। तो लोकल पीसी से लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, सो हम यहाँ पे आके ये वाली बिल्कुल सेम एग्जैक्ट इसको पेस्ट कर देंगे, जो भी आपका लिंक होगा ना यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे। सो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, इसको मैंने ऐड कर देना है। अब जब मैंने एंटर किया तो ये यहाँ पे ऐड होगी, क्योंकि इसने मेरे को कोई एरर शो नहीं किया, तो ऐड हो गई। अब ऐड होने के बाद गाइस आपको सिंपली कुछ नहीं करना, मैंने आपको यहाँ से, मतलब हमने लोकल से हमने स्टेजिंग एरिया में भेजी, डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में, स्टेजिंग एरिया से हमने लोकल रेपो में। अब हम रिमोट रेपो पे भेज रहे हैं, मतलब कि हम अपने गिटहब पे भेज रहे हैं। और गिटहब पे भेजने के लिए हमने बनाई अपनी रिपोजिटरी, और उसके बाद एक ओरिजिन ऐड किया। ओरिजिन कहाँ पे, मतलब कि जहाँ पे हम भेजना चाहते हैं जिस रेपो में, उधर। तो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और रेपो का लिंक। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, गेट पुश ओरिजिन मास्टर। अब क्योंकि मैं ब्रांच, अभी मैं मास्टर ही लेके चल रहा हूँ, अभी ब्रांचेस का आगे बताऊँगा। तो गेट पुश ओरिजिन मास्टर आपको ये डालना है और आपको एंटर कर देना है। अब जब आप एंटर करोगे तो ये यहाँ पे इसको रिमोट पे भेजेगा, इस रेपो पे भेजेगा, कोशिश करेगा। तो ये साइन इन मांग रहा है और मैं इसको कर देता हूँ। सो मैंने इसको ऑथराइज कर दिया और आई गेस ये ऐड हो जाना चाहिए। सो आप देखोगे गाइस कि जब मैंने इसको रीलोड किया, यहाँ पे first.js मेरी वो फाइल आ गई जो मैंने वहाँ पे बनाई थी। सो ऐसे आप इसको रिमोट पे भेजते हो। अब जैसे कि मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ आया, यहाँ पे मैं कुछ चेंज करता हूँ, न्यू चेंज इन फर्स्ट फाइल, ठीक है। मैंने ये चेंज किया और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फ़ाइल और बना देता हूँ जिसका नाम लिख देता हूँ second.ts, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ माई सेकेंड फाइल। और मैं क्या करता हूँ, एक फ़ोल्डर भी बना देता हूँ। सो इसको बना देता हूँ गेट फोल्डर। तो अब मैंने गेट फोल्डर भी बना दिया और दो फाइल और भी बना दी, और इस फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल भी डाल देता हूँ। सो file.js। सो अब मैंने ये चीज़ें कर दी और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ सो मैंने इतनी चीज़ें चेंज कर दी। अब मैंने बहुत कुछ चेंज कर दिया मान लो कोड के अंदर। और मैं आया यहाँ पे, मैंने यहाँ से क्लियर किया, मैंने किया गेट स्टेटस। सो गेट, मुझे अपना स्टेटस देखना है कि क्या है। तो यहाँ पे ये बताएगा कि क्या क्या आपने चेंज किए। कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो ये है अनट्रैक्ड फाइल, ट्रैक्ड और अनट्रैक्ड भी हम समझेंगे। और ये है अनट्रैक्ड। ट्रैक्ड और अनट्रैक्ड में मतलब बेसिकली अनट्रैक्ड मतलब ये है कि गिट की अभी पहुँच में नहीं है ये फ़ाइल, गिट को पता नहीं है कि ये फ़ाइल है। और एम मतलब मॉडिफाइड, कि ये फ़ाइल मॉडिफाई हुई है, वो ये कह रहा है। और ये कह रहा है ये अनट्रैक्ड है, अभी ये गिट को पता नहीं है, तो गिट को पता लगवाओ। और गिट को पता कैसे लगवाओ, गिट ऐड करके। अब हम क्या करेंगे, गेट ऐड, मैंने कहा था बहुत सारी फाइल्स हो, तो हम क्या करते हैं, हाइफन हाइफन स्मॉल ए या एक हाइफन कैपिटल ए, कुछ भी कर दो। तो मैंने किया। अब मैं गिट स्टेटस देखता हूँ। सो आप देखोगे कि ग्रीन होगी सारी, गिट मॉडिफाइड वाली फर्स्ट टीएस और न्यू फाइल, ये सारी कहाँ पे हो गई, ये हमारी स्टेजिंग एरिया में आ गई। अब स्टेजिंग एरिया में आने के बाद कहाँ भेजते हैं हम उसको, लोकल रेपो में। तो लोकल रेपो में भेजना का मतलब कैसे करेंगे, गेट
कमिट और एक मैसेज, और यहाँ पे मैसेज आप जो भी लिखना चाहोगे, सम चेंजेस, ठीक है। मैं इसको एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे गेट स्टेटस करूँगा तो आप देखोगे कि नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, ठीक है। और यहाँ पे अब मुझे कहाँ पे भेजनी है, मुझे रिमोट रेपो पे, उसके लिए गेट पुश ओरिजिन और ब्रांच कौन सी है आपकी, मास्टर। तो जब मैं एंटर करूँगा इसको और यहाँ पे आएंगे, अब मैं इसको गाइस रिफ़्रेश करता हूँ अपने गिटहब को, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए। सॉरी, रेपो, ये मेरी रेपो है। सो आप देखोगे गाइस मेरे क्या क्या चेंजेस हुए, जो मैंने फ़ोल्डर बनाया वो फ़ोल्डर वहीं पे है, और इस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आप देखोगे कि first.ts आ रही है, और बैक करके वही second.ts और first.js, तो जो भी आपका कोड है वो सारा आपके रिमोट रेपो पे आ जाएगा। सो गाइज हमें इतना तो समझ आ गया कि भाई हमें अपने वर्किंग डायरेक्टरी से हमने भेजनी है उसको, जैसे मान लो हमारी एक वर्किंग डायरेक्टरी है, उससे हमने भेज दिया उसको स्टेजिंग एरिया में। स्टेजिंग एरिया से जब हमने गेट ऐड कमांड डाली वो कहाँ गया, स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया से जब हमने कमांड डाली कमिट की तो वो कहाँ गया, लोकल रेपो। लोकल रेपो से जब हमने उसको पुश किया तो वो कहाँ आ गया, वो आ गया गिटहब पे। तो गिटहब पे कोड लाना तो हमें आ गया कि भाई जो भी कोड है हमारा, हम चेंज करें या कुछ भी करें, सीधा गिटहब पे लाना हमें आ गया, बहुत इजी 4 स्टेप्स में। और बाकी उससे पहले आपको जो आईडी वगैरह असाइन करनी होती है वो तो एक ही बार का काम है। उसके बाद तो आपको बस ये 4 कमांड्स याद रखनी है रिमोट रेपोजिटरी तक आपको पहुंचाने के लिए। सो गाइज अब हमें करना है क्लोन। तो क्लोन के लिए गिटहब पे मान लो मैंने एक प्रोफाइल सेलेक्ट करी। क्लोन मतलब कि आपको उसका पूरा कोड कॉपी करना है, एक क्लोन बना लेना है, मतलब हू बहू सेम। तो अब आपको क्या करना है, मतलब मान लो मैंने गिटहब पे ये वाली प्रोफाइल सेलेक्ट करी हुई है किसी की, और इस पे मैं आया, यहाँ पे मैंने कोड पे क्लिक किया और इसको कर लिया यहाँ से कॉपी, ठीक है। ये जो भी कोड था इसको कर लिया मैंने कॉपी। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ। न्यू डायरेक्टरी बना ली मैंने, इसका नाम रख दिया क्लोन, ठीक है। अब मैं यहाँ से फाइल पे गया और यहाँ से अगर आप डायरेक्टरी देखना चाहो तो आप देख सकते हो, ये रही क्लोन, इसके अंदर मैं चला गया, ठीक है। इसके अंदर देखा मैंने कुछ नहीं है, ठीक है भाई कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं आया, मुझे यहाँ पे भी मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, क्लोन पे, क्योंकि मैं जहाँ पे क्लोन करूँगा वो लोकेशन तो चाहिए, और मुझे कमांड डालनी है गिट क्लोन। गिट क्लोन लिखने के बाद जो आपने लिंक कॉपी किया था ना वो आपको पेस्ट कर देना और एंटर कर देना। तो आप जो उसके पास हूबहू सारे कोड थे वो आपके पास आ जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे क्लोन पे देखोगे कि यहाँ पे क्लिक जैक नाम से एक फ़ोल्डर बन गया, और उसके अंदर आप देखोगे कि सारे कोड जो गिटहब पे थे वो सारे के सारे हूबहू आपके पास आ गए। तो ऐसे किसी भी आप इंडस्ट्री में हो या ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्लोन करने होते हैं तो आप ऐसे कर सकते हो। तो आपके पास जितना भी उनका मटेरियल उनकी रिपोजिटरी पे होगा वो सारा आपके VS कोड में आ जाएगा, और आपके फ़ोल्डर में भी जो आपका फ़ोल्डर बना है इसके अंदर भी आप अगर चेक करोगे तो आपके पास सारा कुछ आ चुका। सो अब हमें देखना है कि ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो गाइस ट्रैकिंग और अनट्रैकिंग में यही डिफरेंस है। ट्रैकिंग मतलब गिट अवेयर है उन फाइल्स के बारे में, तो वो ट्रैकिंग होती है। तो अब हम यहाँ पे एक बार गिट स्टेटस चेक करते हैं। सो आप देख रहे हो कि वर्किंग ट्री बिल्कुल क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस फाइल के अंदर कुछ चेंज करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाली फाइल के अंदर चेंज दिस, इसमें मैंने चेंज किया, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल बनाता हूँ। ओ सॉरी, इस मेन डायरेक्टरी में बनानी थी, तो मेन डायरेक्टरी में बनाता हूँ मैं एक न्यू फाइल जिसको मैं third.js नाम रखता हूँ, और इसके अंदर मैं कुछ चेंज करता हूँ। तो अब मैंने ये कुछ चेंजेस करे और यहाँ पे गेट स्टेटस देखता हूँ, तो आप देखोगे कि मॉडिफाई हुए, जो भी मैंने ये फोल्डर पे क्लिक किया यहाँ पे ये मॉडिफाई हुआ, और ये कह रहा है अनट्रैक्ड फाइल third.js। अब ये है अनट्रैक्ड फाइल, मतलब कि ये गिट को अभी नहीं पता, अवेयर नहीं है गिट की ऐसी भी कोई फाइल है। तो उसको ट्रैक करने के लिए हमें ऐड कमांड डालनी पड़ती है, और यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये फाइल मॉडिफाई हुई है और ये अनट्रैक्ड फाइल है। सो अब हमें यही देखना हो कि फाइल्स को तो कि कौन सी ट्रैक्ड फाइल्स हैं। तो गिट ls
फाइल्स, ये हम कमांड यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको बता देगा जो भी फाइल्स आपकी ट्रैक्ड होंगी ना, चाहे वो मॉडिफाइड हो। अब जैसे ये फाइल ट्रैक तो हो चुकी है, बट ये मॉडिफाई इसमें मैंने किया है, तो लेकिन ये इसमें सारी फाइल्स बता रहा है जो भी आपकी ट्रैक हो रही है, लेकिन इसमें third.js नहीं बता रहा क्योंकि वो ट्रैक नहीं हो रही। तो फिर वही सिंपली उसको ट्रैक करने के लिए वही गेट ऐड हाइफन ए, और उसके बाद हमने उसको अब स्टेजिंग एरिया में भेजा। अब हम भेजेंगे उसको लोकल वर्किंग डायरेक्टरी में, तो अनट्रैक्ड फाइल, और हमने उसको कमिट कर दिया। और यहाँ पे अगर हम एक गेट स्टेटस आप चेक करते रहा करो कि आपको पता चल जाए कोई दिक्कत तो नहीं। और यार उसके बाद गेट पुश ओरिजिन और ब्रांच मास्टर, तो अब मैं इसको यहाँ पे मतलब रिमोट रेपो पे भेज रहा हूँ। और यहाँ पे अगर मैं आके एक बार चेक करूँगा, और सॉरी इसमें यहाँ पे अपनी रेपो में जाके मैं चेक करूँगा, तो आप देखोगे third.js भी ऐड हो गई, और अनट्रैक्ड फाइल नाम से हमने जो भी कमिट का मैसेज लिखा था वो वहाँ पे आ गया, दिस इज़ माय थर्ड फाइल। अब हम देखेंगे गाइस फाइल्स को अंडू कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं आया और मान लो मैंने इसके अंदर कुछ चेंज किया third.js में, ठीक है। अब मैंने इसमें चेंज किया और आप यहाँ पे देखोगे कि मॉडिफाइड, ठीक है। और यहाँ पे मैं आता हूँ तो गेट स्टेटस देखता हूँ, आप देखोगे कि मॉडिफाइड जो है third.js। अब मुझे पता चला नहीं यार मुझे ये तो करना ही नहीं था, तो मुझे चेंजेस को अंडू करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली कमांड डालूंगा गेट रीस्टोर और फाइल नेम। अब फाइल नेम हमारा क्या है, third.js। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा आप देखोगे यहाँ पे जो मैंने अंडू चेंजेस लिखा था वो हट गया। और अगर मैं गेट स्टेटस चेक करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपने इस फाइल में चेंज किया, ठीक है, और इस फाइल में चेंज करने के बाद आपने गेट स्टेटस देखा और आपने इसको क्या कर दिया, गेट ऐड हाइफन ए, आपने इसको स्टेजिंग एरिया में भेज दिया। अब अगर मैं गेट स्टेटस देखूंगा तो स्टेजिंग एरिया में जा चुके हैं। लेकिन अब आपको पता चला आपने तो गलती कर दी, तो आपको अंडू चेंजेस कैसे करने हैं, तो आपको फिर वही गेट रीस्टोर हाइफन स्टेज्ड और फाइल नेम third.js। तो जैसे ही आप करोगे, अब आप अगर गेट स्टेटस देखोगे तो आप एक स्टेप पीछे आ गए। तो आपको फिर से कौन सी कमांड चलानी पड़ेगी, गेट रीस्टोर third.js, क्योंकि आपने उसको स्टेजिंग एरिया से एक स्टेप पीछे ले आए अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में, अब वर्किंग से बिल्कुल ही बाहर निकालनी है। तो लो मैंने जब ये किया तो आप देखोगे यहाँ पे जो भी मैंने चेंज किया था वो हट गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम फाइल को रीनेम करना सीखते हैं। तो रीनेम कैसे करेंगे, तो सिंपल सी उसकी कमांड है कि गेट, मान लो मुझे MV, ठीक है, गेट मूव, वैसे मूव होती है लिनक्स में भी यही होता है रीनेम की। तो MV लिखेंगे हम, और MV के बाद जो हमारी ओल्ड फाइल है जैसे third.js, इसको मैं क्या रखना चाहता हूँ, इसको मैं 3.ts करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करूँगा तो आप देखोगे कि जो यहाँ पे third.js था वो 3.ts हो गई। और अगर मैं गेट स्टेटस चेक करूँगा तो आप देखोगे कि वो भी बता रहा है कि रीनेम हो गई। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसको रीस्टोर भी कर सकते हो क्योंकि स्टेजिंग एरिया में पहुँच चुकी है, लेकिन आपको कमिट करके इसको आगे पहुँचानी पड़ेगी। तो मैं अगर गेट कमिट -m और हमारा मैसेज क्या है, रीनेम, मैं इसको करता हूँ और गेट पुश ओरिजिन मास्टर करूँ तो अपने गिटहब पे जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो third.js को फिर से करता हूँ तो 3.ts में हो गई और यहाँ पे कमिट का मैसेज भी आ गया रीनेम। सो गाइस अब हम देखेंगे मूव एंड डिलीट का कॉन्सेप्ट। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो मैं मूव नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। अब इस मूव के अंदर मैं क्या करता हूँ, जो first.js है मैं उसको इसके अंदर डाल देता हूँ, मूव कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे आता हूँ तो गेट स्टेटस देखूँगा तो आपको ये चीज़ समझनी है। मैंने तो यहाँ से मूव करी ना, first.js को मैंने मूव नाम के फ़ोल्डर में उसको मूव कर दिया। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है कि डिलीटेड,
डिलीटेड फर्स्ट डॉट जेएस, क्योंकि मैंने उसको मूव कर दिया तो इस जगह पे नहीं रही, वो कह रहा है कि यहाँ से डिलीट हो गई, और वो मूव करके फोल्डर में कुछ दिखा रहा है कि कुछ चेंज हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, गेट ऐड हाइफन हाइफन ए करते हैं और मैं गेट स्टेटस देखता हूँ। तो अब आपको ये दिखाएगा कि जो फाइल जो डिलीट हुई थी वो तो हटा दी और रीनेम हो गई फाइल, किससे, फर्स्ट डॉट जी एस से, क्योंकि हमने मूव करी तो वो इसको दिखा रहा है कि रीनेम्ड है ना, मूव करी तो इसको वो रीनेम दिखा रहा है, और वो दिखा रहा है कि वो यहाँ पे मूव फोल्डर के अंदर फर्स्ट डॉट जी एस नाम से चली गई। तो अब हम यही मूव और डिलीट का कॉन्सेप्ट है जो कि गिट यूज़ करता है, कि जब आप उसको मूव करोगे तो वो पीछे जिस जगह पे होगा वहाँ से वो आपको दिखाएगा कि वहाँ से वो डिलीट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे गिट कमिट एम और जो भी आपका मैसेज है मूव, इसको एंटर किया, और गेट पुश ओरिजिन मास्टर जो भी आपकी ब्रांच है। तो यहाँ पे ये होने के बाद अगर आप अब चेक करोगे रेपो में तो आप देखोगे मूव नाम से फ़ोल्डर आ गया और यहाँ पे फर्स्ट डॉट जेएसएस के अंदर चली। सो गाइस अब हम बात करेंगे हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री कैसे चेक करेंगे, तो गिट लॉग इसकी कमांड है। जब मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करूँगा तो आपके सामने हिस्ट्री आ जाएगी कि आपने फर्स्ट कमिट और सम चेंजेस अनट्रैक्ड, रीनेम, मूव, तो जो भी आपने कमिट करे हैं और उनके जो मैसेज लिखे हैं वो सारे आ गए कि मतलब, और विद कमिट आईडी के साथ। तो और ये यहाँ पे दिखा रहा है कि हेड मास्टर और ओरिजिन मास्टर में गए हैं, मतलब आपकी लोकल रेपोजिटरी थी जो आपकी, उससे कहाँ पे गए हैं, मास्टर ब्रांच के अंदर गए हैं, और कौन सी, ओरिजिन मास्टर मतलब कि रिमोट रेपो की मास्टर ब्रांच पे गए हैं। ठीक है, और बाकी आपकी ईमेल आईडी वगैरह सब लिखा हुआ है। और अब इसी के अंदर जैसे आपको इसको थोड़ी अच्छी आउटपुट में देखना है तो उसके लिए कमांड है गिट लॉग डैश डैश एब्रिव और सॉरी गिट डॉश डैश डैश वन लाइन हाइफन हाइफन ग्राफ हाइफन हाइफन डेकोरेट। अब आप इसको एंटर करोगे तो आप देखोगे कितने छोटे में काम हो गया, कि इतना कैसे खचड़ क्लटरिंग स्क्रीन से आ रही है, मतलब आपको इतना ज़्यादा देखना पड़ रहा है। तो आप ये देखो कितना आराम से आपके सामने मैसेज और गेट आईडी वो भी शॉर्ट में आ रही है। सो ये आपका थोड़ा इस हिसाब से हो गया। और अगर जैसे आपको देखना हो कोई पर्टिकुलर कमिट के बारे में तो गेट शो, अब जैसे मान लो मैं ये रीनेम वाली में देखना चाहता हूँ तो मैंने इसको कॉपी किया, तो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो आप देखोगे उस कमिट आईडी के बारे में आपको बताएगा कि रीनेम हुई फर्स्ट डॉट जेएस, रीनेम मूव हुई फर्स्ट डॉट जेएस। तो उस पर्टिकुलर कमिट के बारे में अगर आपको देखना हो तो गिट शो कमिट आईडी डालनी है बस। सो गाइज अब हम देखेंगे एलियास बनाना। एलियास बनाना मतलब क्या, एक शॉर्टकट बनाना, एक बड़ी कमांड को छोटे में कर देना। तो कैसे, जैसे कि आपके सामने ये कमांड मैंने दिखाई, ठीक है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी। अब यहाँ पे मैं एलियास बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, गेट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल। ठीक है, क्योंकि मुझे ग्लोबल की तरह यूज़ करना है एलियास डॉट। अब उसका एलियास का आपको नाम क्या रखना है, जो आप शॉर्टकट बना रहे हो, जैसे मैंने रखा हिस्ट रख दिया, या मैं हिस्ट्री रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो आपकी कमांड है उसको आपको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। तो जैसे मैं जो भी आपकी ये इतनी बड़ी कमांड थी इसको आपको पेस्ट कर देना है, बट आपको यहाँ पे गेट नहीं लिखना। ठीक है, ये कमांड थी और मुझे इसका एलियास बनाना है हिस्ट्री नाम से। अब मैं एंटर करूँगा और जब मैं गेट हिस्ट्री लिखूँगा तो आप देखोगे कि वो इतनी बड़ी जो कमांड थी वो सिर्फ एक कमांड में चेंज हो गई हिस्ट्री में, मतलब मेरे को हिस्ट्री लिखना है इतने बड़े की जगह और काम वही कर रहा है। तो ऐसे एलियास आप बना सकते हो कि एलियास लिखना है, उसके बाद जो भी आपको न्यू नेम एलियास का जो भी आपको नेम देना है शॉर्टकट का वो आप नेम दोगे, और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमास में आप उसका जो कमांड होगी वो लिख देना है विदाउट गिट। सो गाइस अब हम सीखेंगे कि हमें एक्सक्लूड कैसे करनी है फाइल्स। तो फाइल्स एक्सक्लूड मतलब हम नहीं चाहते कि वो गिट पे भेजनी, ठीक है, अनवांटेड फाइल से हमें नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, इस फोल्डर का नाम रखता हूँ फोल्ड, और इस फोल्डर के अंदर मैं कुछ फाइल्स बना देता हूँ जैसे a.html, a.csv, a.html, a.csv, 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 a.csv,
ठीक है। ऐसे ही मैं चलो HTML यही फाइल बनाई मैंने, इसमें लिख देता हूँ hello HTML, और मैं इसको लिख के जो भी है इसको यहाँ पे कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइल्स नहीं चाहिए ये वाली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेन इसके अंदर मेन मेरा जो भी डायरेक्टरी है, इस कोड डायरेक्टरी के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा डॉट गेट इग्नोर, इसको मैं बनाऊँगा डॉट गेट इग्नोर। ये क्या करेगा, जो भी आपकी फाइल्स होंगी ना आपको इग्नोर करनी है वो इसके अंदर आएंगी। जैसे कि अब मैं पूरे फ़ोल्डर को इग्नोर कैसे करूँगा, तो मैं फोल्ड नाम का फ़ोल्डर है उसको इग्नोर करना है, तो मैंने उस फोल्डर का नाम लिखा और ये फ़ोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स होंगी वो सारी इग्नोर हो जाएंगी। अब मान लो मुझे जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल इग्नोर करनी है, तो मैं क्या करूँगा, एक एस्ट्रिक्स की यूज़ करूँगा .js। ये वाइल्ड कार्ड होता है, मतलब ये क्या करेगा, कोई भी नाम हो, जैसे फर्स्ट .js है, सेकंड .js है, कोई भी नाम हो, चाहे वो कैपिटल लेटर्स, अपर केस, लोअर केस, जैसे मर्जी हो, जितने मर्जी करेक्टर का हो, लास्ट में बस .js होगा ना जिसके, उसको इग्नोर कर देगा। तो सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेन पे आता हूँ, मैं बनाता हूँ new.js और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस फाइल विल बी इग्नोर्ड, ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर दिया, आप देखोगे कि यहाँ पे आ रहा है अनट्रैक्ड। अब मैं क्या करता हूँ, गिट स्टेटस देख लेता हूँ एक बार, तो आप देखोगे कि इसने कुछ भी और चेंज नहीं बताया। इसने ये नहीं बताया कि फोल्डर नाम से एक फ़ोल्डर बनाया भाई, उसके अंदर HTML बनी है, कुछ नहीं बताया। इसने new.js भी नहीं बताया। तो ये पुराने वाले को नहीं मतलब इग्नोर कर सकता, जो नए आएंगे उनको इग्नोर करेगा। तो अब पुराने वाले तो क्योंकि कमिट हो चुके हैं और वो रिपोजिटरी पे भी डल गए हैं, तो गेट इग्नोर क्या करेगा, जो न्यू आएंगे उनको इग्नोर करेगा। तो इनको इग्नोर कर रहा है, ये new.js को भी इग्नोर कर रहा है और फोल्डर में a.html को भी इग्नोर कर रहा है। बट ये कह रहा है कि मुझे तो एटलीस्ट ऐड कर दो। तो चल भाई इसको ऐड कर देते हैं। इसको मैंने ऐड किया और स्टेटस देखोगे तो स्टेजिंग एरिया में चला गया। अब हमें इसको लोकल रेपो में भेजना है, तो हम क्या करेंगे कि गेट इग्नोर, यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ मैं, और इसको अब हमें पुश करना है रिमोट रेपो पे, तो मैंने वो भी कर दिया। तो अब यहाँ पे ये रिमोट रेपो पे चला गया। अब यहाँ पे मैं आऊँगा तो आप देखोगे कि गिट इग्नोर नाम से बन गई एक डायरेक्टरी, अब मतलब एक फ़ाइल बन गई। तो इस फाइल के अंदर आप ये देखोगे कि ये, और लेकिन आप देखोगे कि ये जिसको मैंने इग्नोर किया ना, फोल्डर नाम से फोल्डर वाला भी नहीं आया, और .js एक्सटेंशन से मैं कितनी भी फाइल बना लेता ना वो भी ना आती। चाहे मैंने तो अभी एक बनाई है यहाँ पे new.js, लेकिन कितनी भी बना लेता वो ना आती। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मान लो मैंने इसको रिमूव कर दिया और मैंने इसको सेव करा, तो यहाँ पे मैं आया गिट स्टेटस, आप देखोगे कि इसने इसको भी देख लिया कि हाँ भाई गिट इग्नोर में कुछ मॉडिफाई हुआ। और जैसे वो मॉडिफाई उसने देखा, उसने कहा अरे फोल्डर नाम से तो एक फ़ोल्डर बना है और new.js भी ऐड हुई पड़ी है, तो इनको आप ऐड कर दो। तो अगर हम इसको ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद अगर हम इसको कमिट करना चाहे तो इसको मैंने कमिट भी कर दिया, और उसके बाद अगर इसको मैं पुश करूँगा तो ये पुश भी हो जाएगा। सो आपने देखा कि गिट इग्नोर को हम कैसे यूज़ करते हैं। और यहाँ पे एक बार मैं रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि new.js वो सारे मूव फोल्ड नाम से फ़ोल्डर भी आ गया और सब कुछ वैसे हो गया। तो गाइज़ अब हम क्या देखेंगे, अब हम कुछ कंपैरिजंस देखेंगे कि जैसे हमारी वर्किंग डायरेक्टरी और स्टेजिंग एरिया में कुछ चेंजेस हुए तो वो, और वर्किंग डायरेक्टरी या लास्ट कमिट करा है उसके बीच में, और स्टेजिंग एरिया और हमारी लोकल रेपो के बीच में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कुछ हुए हैं तो पता चले। कमिट वर्सेस कमिट के अंदर मतलब एक कमिट से दूसरे को, ऐसे ही लोकल रेपो से रिमोट रेपो को। तो अब हम उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम अपने सेटअप पे आ गए और यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मान लो इस फाइल में गया, इस फाइल में मैं कुछ चेंज करता हूँ, चेंज्ड समथिंग, ठीक है। मैंने इसको चेंज किया और मैं फर्स्ट डॉट इसमें से ये इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक कुछ चीज़ ऐड करी और कुछ रिमूव किया। यहाँ पे गिट स्टेटस पे जाता हूँ
तो आप देखोगे कि एक मोड दोनों फाइल मॉडिफाई हुई है, लेकिन एक में से आपको पता है मैंने कुछ रिमूव किया, एक में से ऐड किया। अभी हम कहाँ पे हैं? अभी हम हैं अपने वर्किंग डायरेक्टरी में। तो वर्किंग डायरेक्टरी, और हम अगर इसको मैं ऐड कर दूंगा जैसे गेट ऐड हाइफन हाइफन, तो कहाँ चला जाएगा? स्टेजिंग एरिया में। अब उन दोनों के बीच में मुझे कंपेयर करना है, तो मैं सिंपली कमांड डालूंगा गेट डिफ। तो जब मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करूँगा तो आपके सामने ये डिफरेंस बताएगा। ये बताएगा कि ये तो आपने कुछ ऐड किया जो ग्रीन में आ रहा है, और ये आपने डिलीट किया फाइल से। तो ये डिफरेंस बता रहा है हमारा उन दो के अंदर कि स्टेजिंग एरिया में मतलब ये जो चीज़ है ये स्टेजिंग एरिया में जाएगी, ठीक है, और ये जो है ये डिलीट होगी। तो ये डिफरेंस बता रहा है हमें कि स्टेजिंग एरिया में जो हमारे चीज़ें हैं और जो हमारे इसके अंदर है उनकी उसके बीच में क्या डिफरेंस आया है। उसके बीच में यह है कि ये जो फाइल है डिलीट हो गई और ये जो है ऐड हो गई। तो ये हमारा ऐसे डिफरेंस पता चलता है। और ये डिफरेंस कहाँ पे काम आएगा? अब डिफरेंस ऐसा है कि मतलब मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आपने कुछ मतलब बेस्ट प्रैक्टिस हमारी यही रहती है कि हम पहले वेरीफाई करें कि हमने जो स्टेजिंग एरिया में जा रहा है क्या भेज रहे हैं, और कैसे हमें डिफरेंस चेक कर करके सब कुछ अच्छे से, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये होती है हमारी बेस्ट प्रैक्टिस। अब हमें अगर डिफरेंस देखना है कि वर्किंग डायरेक्टरी जो हमारी है जिसमें अब है, और हमें लास्ट कमिट के साथ, तो उसके लिए कमांड होती है गेट डिफ हेड। अब हेड हमें पता है कहाँ पे होता है। ये हेड होता है हमारा लोकल रेपो में, ठीक है, लोकल रेपो में ये हेड होता है। तो मान लो ये हमारा हेड, ये हमारी लोकल रेपो है, यहाँ पे ये हेड इसको पॉइंट कर रहा है कि भाई हेड जो है एक यहाँ पे ये हेड बता रहा है कि लोकल रेपो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हेड से मतलब कंपेयर करना, डिफरेंस गेट डिफ मैंने हेड किया, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि मैं इसको वर्किंग डायरेक्टरी को अपने लोकल रिपोजिटरी के साथ डिफरेंस निकाल रहा हूँ। तो डिफरेंस में भी यही आया। अब हम कंपैरिजन देखेंगे स्टेजिंग एरिया और रिमोट रैपो में। अब स्टेजिंग एरिया रिमोट रैपो में देखने का मतलब क्या है? जैसे मैंने गिफ्ट डिफ किया हाइफन हाइफन स्टेज और सॉरी लोकल रैपो में, तो हेड है। तो अब देखेंगे यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैंने ये जो चेंज वेंज किए हैं किस में किए? ये मॉडिफाई और मॉडिफाई है, तो मैंने वर्किंग अपने डायरेक्टरी में करे हैं, हमने स्टेजिंग एरिया में तो करे नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इसको गेट ऐड हाइफन हाइफन ए कर दूंगा, अब ये स्टेजिंग एरिया में चला गया। तो अब स्टेजिंग एरिया और हमें हेड में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो ये डिफरेंस ये यहाँ पे बताएगा। अब बात करते हैं कि कमिट्स के अंदर कैसे हम कंपेयर करेंगे। तो सिंपल है, कमिट्स के अंदर सबसे पहले तो मैं गेट हिस्ट्री खोल लेता हूँ। तो हिस्ट्री मैंने एलियास बनाया था, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे मुझे कमिट आईडीज़ मिल गई। तो मुझे अब मान लो कोई कमिट आईडी में या कुछ मेरे को डिफरेंस देखना है तो मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। हम क्योंकि कमिट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो कमांड होगी गेट डेफ, और जो भी आपकी कमिट आईडी होगी, मान लो मेरे को इसके अंदर देखना है और इसके अंदर देखना है, तो मैंने इन दोनों को पेस्ट कर दिया कि मुझे इनके बीच में डिफरेंस दिखाओ। तो ये हमारा इन दो कमिट्स के बीच में जो डिफरेंस आया वो आया है कि ये लाइन रिमूव हुई है, और ये सारे जो चेंजेस आए ये सारे रेड में आपको दिख रहे हैं कि कैसे कैसे चेंज आया और किस किस फाइल के अंदर कैसे कैसे आपने क्या क्या चेंज किया है। तो ये कमिट्स के अंदर ऐसे आप सिंपली डिफरेंस देख सकते हो। और अगर आपको जैसे मैं इसको क्लियर करता हूँ, मान लो मैंने डाली गिट डिफ हेड, अगर आपको दो कमिट्स के अंदर देखना है तो कैसे देखोगे? और कैरेट का साइन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि है तो दो कमिट्स के बीच में डिफरेंस, लेकिन एक जो है हमारा लेटेस्ट है, मतलब जो हमने लास्ट कमिट किया, और एक जो है हेड मतलब लास्ट टू लास्ट, मतलब हेड में से एक कम एक उससे पहले का। तो दो कमिट के बीच में ये डिफरेंस बता देगा, एक जो लास्ट जो लेटेस्ट कमिट है और एक उससे पहले। अब हमें लोकल और रिमोट रैपो के अंदर मान लो डिफरेंस देखना है, तो कमांड क्या होगी? गेट डिफ और मास्टर, मेरी मास्टर कहाँ की? मास्टर मेरी ब्रांच जो मेरे लोकल रेपो में है, और एक है मेरी रिमोट पे, तो उसकी मास्टर। तो अब मैं देखूँगा यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि अगर मैं गेट स्टेटस करके देखूँ तो आप देखोगे कि मैंने इसको ऐड किया, मैंने इसको कमिट नहीं किया। अगर मैं कमिट कर दूंगा तो ये लोकल रेपो में चला जाएगा। तो कमिट करते हैं और मैं इसको लिखता हूँ कंपेयर, ठीक है। अब मेरे पास ये लोकल रेपो में चला गया, और अगर मैं अब इसको डिफरेंस करूं तो आप देखोगे
कि हमारी लोकल रेपो को उससे क्या डिफरेंस बता रहा है कि हमारे रिमोट रेपो पे तो ये चीज़ें हैं और लोकल रेपो पे ये चीज़ें हैं, तो उनके बीच में आपको डिफरेंस पता चल रहा है। अब हम देखेंगे कि टीम वर्क मतलब कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम वर्क के साथ कैसे काम करना पड़ता है। अब आपके सामने, अब आपके साथ टीम जुड़ गई है, आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो उसके कुछ टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे, जैसे ब्रांच की स्ट्रेटजी क्या होगी हमारी, क्रिएट और डिलीट करना ब्रांच को, रिफ्लेक्टिंग ब्रांच का क्या कॉन्सेप्ट है, फास्ट फॉरवर्ड मर्जिस क्या है, नॉन फास्ट फॉरवर्ड मर्जिस क्या है, और पुल रिक्वेस्ट। तो उसके लिए सबसे पहले ब्रांच स्ट्रेटजी जान लेते हैं। सो होता क्या है कि अगर मान लो आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, ठीक है, ये एक सिनेरियो है, तो आप दो डेवलपर्स हो, ठीक है, दो डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर्स हो, आपको करना है साथ में काम। तो पहले क्या किया, मान लो एक डेवलपर हर्ष है और एक शुभ है। हर्ष वाले ने क्या किया, हर्ष वाला चाहे शुभ वाला कोई भी मास्टर ब्रांच पर डायरेक्टली काम नहीं करता। वो क्या करेंगे, अपनी अपनी ब्रांच बना लेंगे। जैसे हर्ष ने बना रखी है ब्रांच ए, शुभ ने बना रखी है ब्रांच बी। तो हर्ष ने ए ब्रांच बना रखी है, मान लो हर्ष ने पहले काम स्टार्ट कर दिया। उसने जो काम किया, कमिट 1, कमिट 2 और कमिट की ये आईडीज़ हैं, ठीक है। तो ये वाली आईडी कमिट की और ये वाली आईडी कमिट की, दो डिफरेंट डिफरेंट आईडीज असाइन हो गई। और तो उसने ब्रांच ए में काम किया, उसके बाद उसने उसको कमिट कर दिया मास्टर ब्रांच में। और ये हमारी कौन सी ब्रांच है, ये वाली मास्टर ब्रांच। देखो दोनों आईडी सेम है, कमिट सेम है, लेकिन भेज दी उसने मास्टर ब्रांच पे। पहले उसने अपनी ब्रांच पे काम किया, ब्रांच ए पे, उसके बाद उसने उसको मास्टर ब्रांच पे भेज दिया। अब सिनेरियो क्या होगा, अब डेवलपर शुभ को चाहिए कि भाई वो उसको भी काम करना है आगे का। तो उसने क्या किया, वो सबसे पहले क्या करेगा, डेवलपर हर्ष के जो मास्टर ब्रांच होगी वहाँ से पहले पुल करेगा कोड को, ठीक है, पुल पुल करेगा कोड को, वहाँ से जितना भी कोड होगा। अब डेवलपर की भी अपनी शुभ की अपनी ब्रांच है, ब्रांच भी, तो जितना भी कोड होगा, जितने भी कमिट्स उसने करे होंगे डेवलपर हर्ष ने, वो क्या करे होंगे, शुभ की ब्रांच बी के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो दोनों कमिट्स आ गए, वो जो दो हर्ष ने करे थे, तो डेवलपर हर्ष के कमिट आ गए। अब उसके बाद डेवलपर शुभ ने मान लो काम किया, तो डेवलपर शुभ ने जो भी काम किया उसके कमिट्स उसके आगे ऐड हो जाएंगे। तो जब शुभ ने अपने कमिट्स ऐड कर दिए और पहले उसके पास हर्ष के कमिट थे, तो अब उसने अपने भी कमिट ऐड कर दिए, मतलब अपना भी उसने प्रोजेक्ट में जो भी ऐड उसने करनी थी फंक्शनैलिटी, जो भी मॉडिफिकेशन वो कर दी है, जो भी अपने न्यू कमिट्स बनाए, उसके बाद वो इन सबको क्या करेगा, वो भेज देगा मास्टर ब्रांच पे। तो ऐसे ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, कभी भी मास्टर ब्रांच पे काम नहीं होता, अपनी अपनी ब्रांच पे काम करते हैं, उसके बाद उसको सब हम मास्टर ब्रांच पे मर्ज कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ब्रांचेस में मतलब ब्रांच क्रिएट और डिलीट कैसे करनी है। सो गाइज अब यहाँ पे आते हैं अपने गिट बैच पे। तो गिट ब्रांच सबसे पहले मेरी कमांड है, ठीक है, मैंने डालनी है गिट ब्रांच। अब गिट ब्रांच क्या करेगी, आपको बताइए आपकी करंट ब्रांच कौन सी है। तो मेरी अभी करंट ब्रांच है मास्टर, और यहाँ पे आप छोटा सा एस्ट्रिक या स्टार का साइन देख रहे होंगे, इसका मतलब है कि आप अभी इस ब्रांच पे हो। और अगर आपको सारी ब्रांचेस देखनी है तो गिट ब्रांच हाइफन ए से जितनी भी ब्रांचेस होगी वो सारी आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें पता चल गया हमारी ब्रांच कौन सी है। अब अगर हमें न्यू ब्रांच बनानी है तो गिट ब्रांच, और जो भी आप ब्रांच का नाम देना चाहते हो, जैसे मैंने हर्ष दे दिया, तो मेरी एक ब्रांच और बन जाएगी। और अगर मैं गिट ब्रांच करूँगा तो आप देखोगे कि मास्टर ब्रांच और हर्ष ब्रांच दो बन गई, लेकिन अभी भी कर्सर मतलब हेड जो है हमारा मास्टर पे पॉइंट है, मतलब कि जो हमारी सेलेक्टेड ब्रांच है वो मास्टर है। अब हमें हर्ष ब्रांच पे जाना है, मतलब स्विच करना है, तो कैसे करेंगे, गिट चेकआउट और ब्रांच का नाम। अब मैंने अब आप देखोगे वहाँ पे मैसेज आ गया कि स्विच टू हर्ष। अब देखो हर्ष ग्रीन हो गया, मतलब मैं इस ब्रांच पे आ गया। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, अब गाइस आप यहाँ पे देख रहे हो वीएस कोड पे मैंने मास्टर ब्रांच से स्विच किया हर्ष ब्रांच पे, तो इसमें ये होता है जितना भी कोड मेरी मास्टर ब्रांच पे है वो सारा का सारा हर्ष पे आ जाएगा। तो जितना भी कोड था मेरी मास्टर ब्रांच पे वो सारा का सारा कहाँ पे आ गया, हर्ष पे। अब मान लो मुझे कोई ये ब्रांच डिलीट करनी है, तो मैं डिलीट करने के लिए पहले मैं स्विच कर लेता हूँ। तो स्विच करने के लिए गेट चेकआउट और ब्रांच का नाम। अब मैं मास्टर पे चला गया। अब मुझे अगर डिलीट कर रही है तो मैं क्या करूँगा, गेट ब्रांच हाइफन डी और ब्रांच का नाम। अब ये ब्रांच डिलीट हो गई, और अगर मैं ब्रांच देखूं तो सिर्फ मास्टर ब्रांच बची हुई है। तो हमने ब्रांच क्रिएट करना और डिलीट करना सीख लिया। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड ये है कि गाइस पहले मैंने ब्रांच देखो यहाँ पे बनाई, ठीक है, गिट ब्रांच से क्रिएट करी, उसके बाद उसको स्विच किया हर्ष में। तो मैं क्यों ना दोनों स्टेप एक ही में कर दूँ कि मैं ब्रांच बना भी लूँ और स्विच भी हो जाऊँ। तो उसके लिए क्या कमांड होती है,
गेट चेकआउट होती है, गेट चेकआउट हाइफन बी और ब्रांच का नेम। तो अब मेरी जो मैं अगर गेट ब्रांच करूं तो आप देखोगे कि मैं हर्ष ब्रांच पे भी आ भी गया, स्विच भी हो गया और ब्रांच क्रिएट भी हो गई। और अगर आपको रीनेम करनी हो ब्रांच तो रीनेम कैसे करेंगे? तो रीनेम का होता है गेट ब्रांच और उसके बाद हाइफन एम लगता है, और ब्रांच का पहले क्या था, नेम हर्ष, और अब मैं क्या कर देता हूँ एथिकल, हर्ष से एथिकल। तो अब मैं इसको एंटर करूँगा और मैं अपनी ब्रांच देखूँगा तो आप देखोगे कि जो हर्ष थी उसकी जगह एथिकल हो गई, तो ब्रांच का नेम चेंज हो गया। अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्टिंग ऑफ ब्रांच मतलब क्या चीज़ है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे गाइस अब देखते हैं गेट ब्रांच, मैं अभी एथिकल में हूँ, मैं क्या करता हूँ इस ब्रांच के अंदर हूँ, मैं इस फर्स्ट डॉट जेएस के अंदर मैं कोई चेंज करता हूँ, सम चेंजेस, ठीक है, मैंने कुछ चेंज कर दिया। अब मैं अगर मैं इस टाइम गेट स्टेटस देखता हूँ तो आप देखोगे कि मैंने एक फ़ाइल को मॉडिफाई किया है, ठीक है। अब मैं सेम अगर मैं अब ब्रांच चेंज करूँ, ठीक है, मैं मास्टर पे जाऊँ तो क्या होगा, क्या ये जो चेंज मैंने किया है ये हट जाएगा? तो देखते हैं। तो जैसे मैंने एंटर किया ना, सो गाइस हुआ क्या कि ये चेंज हटा नहीं, ये ऐसे का ऐसे हो गया। मतलब कि अनट्रैक्ड फाइल जो भी थी मेरी, जो भी मैंने मॉडिफाई की है, ट्रैक्ड फाइल थी लेकिन मॉडिफाई की है, वो चेंज वैसे का वैसे दूसरी ब्रांच में चला गया। और यहाँ पे मैं गेट स्टेटस देखूँ तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर मैं फिर से उसी ब्रांच पे जाता हूँ एथिकल पे, अब मैं इस ब्रांच पे आ गया, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो अब मैं इस ब्रांच पे आ गया। अब मैं क्या करूँ, अगर मैं इसको स्टेजिंग एरिया में भेज दूँ तो मैं करता हूँ गेट ऐड हाइफन हाइफन ए, गेट कमिट एम रिफ्लेक्ट, तो मैंने इसको कमिट भी कर दिया। तो अब अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे चेंज किया था और मैं यहाँ पे कमिट कर चुका हूँ, तो ये चीज़ देखना आप। अब क्या रिफ्लेक्ट करेगा ये चेंजेस उसमें? अब देखते हैं, मैं अगर मैं ब्रांच चेंज करूँ तो क्या रिफ्लेक्ट करेगी उसमें? तो गाइस अब आप देखोगे वो चीज़ उड़ गई। तो मतलब कि जब मैंने अगर मैं कोई चीज़ कमिट कर दूं और मैं उसके बाद ब्रांच चेंज करूं तो वो उड़ जाएगी, तो मतलब वो सेव नहीं रहेगी। तो अब देखेंगे फास्ट फॉरवर्ड मर्जेस, तो उसके लिए पहले मैं गिट ब्रांच चेक कर लेता हूँ। तो अभी मैं मास्टर पे हूँ लेकिन मुझे चेकआउट करना पड़ेगा, तो मैं करता हूँ गेट चेकआउट एथिकल, ठीक है। मैं इस ब्रांच पे आ गया, अब मैं इस ब्रांच पे आ गया, मेरे चेंजेस वापस आ गए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक फ़ाइल बना देता हूँ और मैं इसको नाम दे देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड डॉट जे एस, ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया और मैं अब आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि मैं एथिकल ब्रांच में चेंज कर रहा हूँ, तो चेंज्ड इन एथिकल ब्रांच, ठीक है। मैंने इसमें एक फ़ाइल ऐड करी, उसमें मैंने चेंज कर दिया। और अगर आपको फिर भी कंफर्म करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कौन सी ब्रांच में हूँ, एथिकल में हूँ, ठीक है। अब मैंने इसमें चेंज किया, मैंने मास्टर में नहीं किया। एक मेरी मास्टर ब्रांच चल रही है और एक मेरी एथिकल चल रही है, दोनों पैरेलली चल रही थी लेकिन एथिकल वाली आगे आ गई। अब आगे आ गई मतलब मैंने उसमें चेंज कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ मास्टर पे। मास्टर पे जाने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमिट वगैरह सब कर देता हूँ। तो मैं करता हूँ गेट ऐड हाइफन हाइफन ए, ठीक है। और मैं अगर गेट स्टेटस देखूँगा तो यहाँ पे बस कमिट करना रहेगा, गेट कमिट हाइफन एम, और मैं मैसेज देता हूँ कमिट फ्रॉम एथिकल, ठीक है। मैंने ये मैसेज दिया कि मैंने कमिट किया एथिकल से। अब मैंने कमिट कर दिया, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने कमिट भी कर दिया और अब अगर मैं ब्रांच चेंज करूँगा तो मुझे पता है कि वो कोड ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है, चेंजेस सारे हट जाएंगे। तो ये चेंजेस हट जाने चाहिए, तो देखते हैं गेट चेकआउट, और मैं गया मास्टर में। तो अब आपने देखा कि ये सारे चेंजेस हट गए। यहाँ पे तो शो कर रहा है लेकिन अगर मैं दिखाऊँ तो मान लो यहाँ पे ये फ़ाइल
चली गई, वो ये फास्ट फॉरवर्ड वाली डिलीटेड लिखा रहा है, ठीक है, मतलब इसके अंदर फाइल नहीं है मास्टर में। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को मर्ज करनी है तो ब्रांचेस को, तो मैं करता हूँ गिट मर्ज, और कौन सी ब्रांच थी, एथिकल। मास्टर में आके मैंने ब्रांच का नाम डाला और मर्ज कर दी। अब जैसे मैंने मर्ज करी तो आप यहाँ पे देखोगे कि चेंजेस हुए, तो गिट स्टेटस, तो मैंने गिट स्टेटस किया और यहाँ पे फाइल वो वाली फास्ट फॉरवर्ड वाली आ चुकी है। गिट स्टेटस किया, वो कह रहा है अब ऑनलाइन जाने के लिए रेडी है। तो एक बार यहाँ पे आके मैं आपको रिफ़्रेश कर देता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ कि ब्रांच एक ही है अभी, ठीक है, वो भी मास्टर है। और यहाँ पे आया, अब मैं करता हूँ मास्टर से गेट, इससे पहले मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं इससे पहले ना ब्रांच को डिलीट कर देता हूँ, वो वाली एथिकल वाली। इस ब्रांच को मैंने कर दिया डिलीट। अब मैं गिट हिस्ट्री पे देखता हूँ तो आप देखोगे कि हेड जो है वो सिर्फ मास्टर को कर रहा है पॉइंट, ठीक है, वो भी कौन सी, वो ऑनलाइन वाली। कमिट फ्रॉम एथिकल, ये मेरा लेटेस्ट वाला कमिट है जो मेरा एथिकल से मैंने कमिट किया था उस ब्रांच से, वो मेरा अब मेन मास्टर पे है। तो अब मैं क्या करता हूँ, गेट पुश ओरिजिन मास्टर, और अब हम देखते हैं कि हमारे गिट के अंदर चेंजेस आए या नहीं आए। जो मैंने फाइल बनाई थी फास्ट फॉरवर्ड वाली, वो यहाँ पे आई या नहीं आई। तो अभी तक तो नहीं। अब देखो कि वो कमिट फ्रॉम एथिकल वाली फाइल भी आ गई। तो मतलब कि इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है समझना कि मैंने, एक मेरी मास्टर ब्रांच थी यहाँ पे समझ लो, और एक मेरी दूसरी ब्रांच थी, दो मेरी ब्रांचेस थी, मेरी एथिकल और मास्टर। अब क्या हुआ, मैंने एथिकल में काम ज़्यादा कर दिया, ठीक है, दोनों में पहले काम बराबर था लेकिन एथिकल में ज़्यादा कर दिया। अब क्या हुआ कि मैंने एथिकल में सब कुछ कमिट वगैरह कर दिया, तो लेकिन अब उसके बाद मैंने इसको इससे मर्ज कर दिया यहाँ पे, तो ये और ये आ गई बराबर इसके, मतलब इसमें रिफ्लेक्ट कर गए चेंजेस। और जब मैंने मर्ज कर दिया इसको, मैंने डिलीट कर दिया, तो इसके सारे चेंजेस रह गए इसमें। तो ये होता है फास्ट फॉरवर्ड मर्ज, कि मतलब मैंने बहुत जल्दी में मर्ज किया, लेकिन ऐसा इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे हम नहीं करते, ये होता है। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड मर्ज की एकदम से आपने जो कोड था इस ब्रांच में था, इस ब्रांच से इसको मर्ज कर दिया और ये वाली ब्रांच ही पूरी हटा दी। तो ऐसा हम ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होता। और नो फास्ट फॉरवर्ड में क्या होता है वो देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे आ गए, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ब्रांच बना लेता हूँ, गेट चेकआउट -b, और न्यू ब्रांच का नाम मैं दे देता हूँ हर्ष, ठीक है। मैंने ये ब्रांच बना ली और इसमें मैं स्विच भी हो गया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं फास्ट फॉरवर्ड जेएस में, इसमें मैं चेंज कर देता हूँ। तो मैं इसमें कर देता हूँ AB, जो भी कुछ भी लिख देता हूँ, लाइन 3, ठीक है, मतलब कुछ भी मैंने ये चेंज कर दिया इसके अंदर। अब मैंने इसमें चेंज कर दिया, और अब क्या करना है, मैं करता हूँ गेट स्टेटस देख के, तो गेट ऐड -a, मैं इसको ऐड कर देता हूँ और मैं इसको कमिट भी कर देता हूँ। चेंज फ्रॉम हर्ष ब्रांच, ठीक है, कमिट के स्पेलिंग गलत हो गए। तो अब मैंने इसको कमिट भी कर दिया। अब क्या करना है, अब मैं ब्रांच चेंज कर लेता हूँ, तो गेट चेकआउट मास्टर। अब मैं ब्रांच चेंज करूँगा तो आप देखोगे जो चेंज मैंने करे थे वो हट गए, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। अब मास्टर में चला गया। अब मास्टर में जाने के बाद मैं मर्ज करता हूँ अपनी हर्ष ब्रांच को, और नो फास्ट फॉरवर्ड के लिए नो -FF फास्ट फॉरवर्ड, और जो भी आप मैसेज देना चाहते हो, तो मैं देना चाहता हूँ नो FF, ठीक है। अब एंटर करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होने लग गए, मतलब मास्टर में वो मर्ज हो गई मेरी ब्रांच।
तभी तो चेंजेस इसमें आ रहे हैं। जो मैंने चेंज उस ब्रांच में करे थे वो इसमें आ गए, तो मतलब दोनों ब्रांच आपस में मर्ज हो गई। अब क्या करता हूँ, मैं करता हूँ गिट पुश ओरिजिन मास्टर। तो जैसे मैं मास्टर में भेजूँगा तो यहाँ पे ये चली जानी चाहिए, और यहाँ पे अगर आके आप देखोगे तो नो एफ नो फास्ट फॉरवर्ड, मतलब कि मेरी मास्टर में आ गई यहाँ पे। क्योंकि अगर मैं इसको खोलूँ तो आप देखोगे कि लाइन 3 ये मैंने चेंज किया था उस वाले में, मेरी हर्ष वाली ब्रांच में, और वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है। और आप देखोगे भी सही, चेंजेस फ्रॉम हर्ष ब्रांच, यहाँ पे ये जो मैंने मैसेज दिया था चेंज फ्रॉम हर्ष ब्रांच, तो ये वो सेम मैसेज यहाँ पे आ गया। और अब अगर मैं गेट हिस्ट्री पे देखूं तो आप देखोगे कि ये यहाँ पे कैसे कॉन्सेप्ट में दिखाई दे रहा है। तो मतलब पहले हमारी सिंपल एक ही ब्रांच, सिंपल सीधी सीधी चल रही थी ब्रांच, लेकिन यहाँ पे आके मैंने एक ब्रांच बनाई हर्ष नाम से, और इसमें मैंने एक मैसेज किया चेंज फ्रॉम हर्ष ब्रांच, और यहाँ से फिर मैंने कुछ जो भी कमिट किया वो ये मास्टर ब्रांच पे कमिट हुआ, बट रिकर्सिवली, मतलब कि ये इस ब्रांच में मर्ज तो हुआ लेकिन ये साथ नहीं चली, ये ब्रांच अलग है। तो ये चीज़ ये शो कर रहा है कि ये ब्रांच अलग है, और ये यहाँ पे जाके इसमें मर्ज हो गई। जो हमारी ओरिजिन मास्टर ब्रांच थी उसके अंदर जाके हमारी मर्ज हो गई, और ये मैसेज था नो फास्ट फॉरवर्ड। तो नो फास्ट फॉरवर्ड में यही है कि ये ब्रांच अलग रहेगी। सो इसमें बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। बेसिकली हम करते यही हैं इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में, कि हम अपनी अलग से ब्रांच बनाते हैं, और हमें ऐसे पता चल रहा होता है कि कौन सी ब्रांच से कहाँ पे कौन सी मतलब मास्टर से कौन कौन सी ब्रांच मर्ज हो रही है। अब हम देखेंगे पुल रिक्वेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है हमारी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं गिट ब्रांच देख लेता हूँ। तो मैं गिट चेकआउट, अब मैं चला गया हर्ष ब्रांच पे, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं फाइल में चेंज करता हूँ। फाइल में क्या चेंज करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैंने ये चेंज किया, और दिस इज़ माय पुल रिक्वेस्ट टेस्टिंग। तो मैंने ये चीज़ें इसमें ऐड कर दी। तो अब मैंने अपनी ब्रांच में चेंज किया हर्ष में, और मैं स्टेटस देखूँगा तो यहाँ पे दिखाएगा वो, और मैंने इसको ऐड कर दिया, गिट कमिट भी कर दिया मैंने इसको, मान लो, और कमिट में लिख दिया हर्ष ब्रांच। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, अभी तक मैंने पुश नहीं किया था लेकिन अब मैं पुश भी कर देता हूँ ओरिजिन। अब मास्टर नहीं आएगा, जो मेरी ब्रांच है हर्ष, मैं उससे उसको उस पर पुश कर रहा हूँ कि हर्ष ब्रांच पे जाए। अब यहाँ पे मैंने इसको पुश कर दिया, तो जैसे ही मैं पुश करूँगा तो यहाँ पे हर्ष ब्रांच मेरी देखो रिसेंटली पुश्ड लेस देन अ मिनट को पहले ही आ गया। तो हर्ष हैड रिसेंटली पुश्ड, मतलब, और ब्रांचेस यहाँ पे कितनी आ रही है, 2, मास्टर और हर्ष। अब मैं देखूँगा यहाँ पे हर्ष ब्रांच भी आ गई और मास्टर भी आ गई, तो मैंने ब्रांच ऐड कर दी। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, मतलब इंडस्ट्री में हम ऐसे काम करते हैं। अब हम करेंगे कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, हमें पुल करना है। अब क्या होता क्या है, जैसे मान लो सब जो भी इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो आप सबसे पहले क्लोन करते हो जितना भी कोड होता है, जो भी जिस पे आप काम कर रहे हो तो प्रोजेक्ट पे, वो क्लोन करने के बाद आप उसमें चेंज करते हो और आप अपनी ब्रांच से उसको पुश कर देते हो। पुश करने के बाद आप कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप बताओगे कि जो भी आपका टाइटल होगा वो आपने दिया, एक कमेंट की आई हैव चेंज्ड सम पार्ट्स इनटू इट, और आपने एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करी, लेकिन आपने कहा हर्ष से मास्टर में डालो। बेस क्या है, मास्टर, कंपेयर करो हर्ष। तो मैंने यहाँ पे आप कर दोगे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। अब क्या होगा, कोई सीनियर वगैरह होगा तो वो इसको चेक करेगा कि एक पुल रिक्वेस्ट आई हुई है, तो इस आपके कोड को वो चेक करेगा और वो देखेगा कि मर्ज करना है या नहीं करना। तो वो आपका पहले पूरा रिव्यू देखेगा कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या कमिट किया है, सब कुछ उसके बारे में पढ़ेगा। तो फिर उसके बाद आप उसको कंफर्म वो कर देगा मर्ज।
तो जैसे ही वो मर्ज कर देगा तो आपका ये प्रोजेक्ट इसमें मर्ज हो जाएगा। और अगर हम अब इस पे जाएं कोड पे, तो यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे कि मर्ज पुल रिक्वेस्ट एक एक मर्ज हुआ है, और जो मेरी फाइल थी मैंने शायद इसमें चेंज किया था, और इसमें हाँ दिस इज़ माय पुल रिक्वेस्ट टेस्टिंग वो भी इसमें रिफ्लेक्ट हो गई। और यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि मर्ज पुल रिक्वेस्ट आपकी एक एथिकल से आपकी पुल रिक्वेस्ट आई है, और ये उसमें चेंज हुए हैं, ये कोड हमारा चेंज हुआ है। तो ये रियल सिनेरियो होता है जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं, कि कैसे पुल रिक्वेस्ट हम उसको करते हैं और कैसे हमारे सीनियर्स उसको एक्सेप्ट करते हैं उसके लिए। और जैसे यहाँ पे वेरीफाइड भी लिखा आ गया, कॉमेट सिग्नेचर भी। तो गाइज इसके अंदर हम देखेंगे रीबेस कॉन्सेप्ट, कि रीबेस का क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें हम 3 टॉपिक करेंगे, मर्ज और रीबेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और रीबेस करते कैसे, और कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा मर्ज केस। तो मर्ज केस तो हमने अभी तक जितने भी केस करते हैं मर्ज केस ही कर रहे हैं। कि मान लो ये सिनेरियो है, आपके पास एक मास्टर ब्रांच है जो गिटहब पे, उसमें ऑलरेडी कोई कोड है। अब क्या किया, आप एक डेवलपर आया, उसने क्या किया, डेवलपर ए ने उसको पुल किया कोड को, और उसमें कुछ ऐड कर दिया, जैसे लॉगिन पेज या कोई भी प्रोग्रामिंग का कुछ भी ऐड कर दिया अपनी ब्रांच पे, जो उसकी अपनी ब्रांच थी। और इतने में क्या हुआ, इतने में एक दूसरा डेवलपर का कोड ना, डेवलपर बी का कोड मास्टर ब्रांच में ऐड हो गया। ठीक है, तो मर्ज केस में क्या होगा, अब हम आगे मर्ज करेंगे तो कुछ ऐसा सा सिनेरियो हमें दिखेगा। अगर हम गिट हिस्ट्री कमांड करके देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा सा सिनेरियो दिखता है कि ब्रिज बना हुआ, कि यहाँ से ऐसे निकल रहा है और यहाँ पे आके मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, अब तो इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि ऐसा सा सिनेरियो कुछ बन जाता है, ऐसा सा डायग्राम को आपको बस याद रखना है दिमाग में। अब बात आती है रीबेस केस की, तो ये समझने वाला है, हमने रीबेस करना है। तो अब क्या है कि एक मास्टर ब्रांच है, मास्टर ब्रांच में हमारे पास पहले से कोड है। ठीक है जी, पहले से कोड है मास्टर ब्रांच के अंदर, हमने पुल किया, एक डेवलपर आया, उसने अपनी ब्रांच में इसको पुल किया और उसमें उसने चेंज करा मतलब कुछ ऐड किया या जो भी किया। इतने में क्या हुआ, एक दूसरे डेवलपर का कोड यहाँ पे ऐड हो गया। तो अब क्या होगा, अब इसमें अगर हम यहाँ कर देंगे तो ये मर्ज केस ही हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, बेस को चेंज करते हैं। तो पहले बेस क्या था, ये इसके लिए ये जो सेटअप है इसके लिए बेस क्या था, ये बेस था। ठीक है, लेकिन अब इसमें रीबेस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इसको पूरी ये ब्रिज हटा के ना हम इसको बेस बना देते हैं, बेस चेंज कर देते हैं कि भाई जो बाद में ऐड हुआ है कोड वो हमारा अब न्यू बेस बन जाए, और न्यू बेस बन जाए, और जो हमने जो डेवलपर दूसरे ने काम किए कि भाई वो अब अपना कोड उसके आगे से ऐड कर देगा। तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई एक जो डेवलपर का ऐड हुआ है वो ऐड रहने दो, कोई बात नहीं, हम बेस चेंज कर लेते हैं, हम अपना बेस इसको बना लेंगे, जो हमने यहाँ से ये इसको जोड़ा हुआ है हम इसको यहाँ से जोड़ लेंगे, कोई बात नहीं, ये यहाँ से जुड़ गया। तो इसमें बस ये कॉन्सेप्ट है कि बेस चेंज हो जाता है और वो मास्टर ब्रांच में पूरा ऐसे चलता रहता है। तो हमें अगर बेस चेंज करना है तो उसको भी हम करके देखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है रीबेस का, कि सिर्फ इसको आपने याद रखना कि पहले बेस ये था, उसके बाद बेस ये हो गया, तो रीबेस, इसलिए इसको रीबेस बोलते हैं। तो गाइस अब हम देखते हैं कि रीबेस कमांड को कैसे यूज़ करते हैं। तो मान लो मैं पहले गिट ब्रांच चेक करता हूँ, सॉरी, मैं मास्टर ब्रांच पे हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं गिट ब्रांच हर्ष पे आ जाता हूँ, और सॉरी गिट ब्रांच चेंज करने के लिए होती है चेकआउट हर्ष। ठीक है, तो अब मैं हर्ष ब्रांच पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट डॉट JS के अंदर मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। तो मैं हर्ष ब्रांच चेंजेस, ठीक है, अब मैंने हर्ष ब्रांच पे चेंज कर दिया। तो गिट ऐड हाइफन इसको मैंने कर दिया स्टेजिंग एरिया में। फिर मैं करता हूँ कमिट, इसको कमिट मतलब लोकल रेपो में भेज रहा हूँ, तो मैं इसको करता हूँ हर्ष लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हर्ष ब्रांच में चेंज कर रहा हूँ, मैं हर्ष लिख रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे हर्ष ब्रांच में चेंज कर दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, गिट चेकआउट मास्टर, अब मैं मास्टर ब्रांच पे आ गया। ठीक है, तो देखोगे हर्ष ब्रांच में जो चेंज किया था फाइल में वो हट गया, क्योंकि मैं मास्टर ब्रांच पे आ गया। अब मैं मास्टर ब्रांच पे जैसे आया तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये इस सेकंड फाइल के अंदर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मास्टर ब्रांच चेंज। अब मैंने इस फाइल के अंदर चेंज कर दिया, और मैं इसको भी क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, और मैं इसको भी कमिट कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मास्टर। तो अब मैं
दोनों ब्रांचेस से मैंने अपना अपना मतलब कमिट कर दिया। मतलब मान लो ये मास्टर ब्रांच थी मेरी, मास्टर ब्रांच में पहले से कोड पड़ा था। तो अब क्या हुआ, यहाँ से मैंने दूसरा डेवलपर आया, उसने अपनी हर्ष ब्रांच बनाई। हर्ष ब्रांच बनाने के बाद उसने कुछ कोड में ऐड किया, और इतने में क्या हुआ, इतने में एक डेवलपर और आया, डेवलपर का कोड यहाँ पे मास्टर ब्रांच में ऐड हो गया। अब क्या करना है हमें, पहले तो बेस ये था, अब हमें बेस चेंज करना है, ये बनाना है कि भाई यहाँ से ये हटा के ना मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं अपना कोड, ये वाला जो कोड है वो मैं इस बेस से ऐड कर दूं। क्योंकि पहले तो बेस ये था, यहाँ से ऐड तो अब मैं कैसे करूँगा, मर्ज करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ बेस को चेंज करना, बेस को चेंज करके यहाँ पे कर दूँ ताकि वो सारा एक मास्टर ब्रांच के अंदर रिफ्लेक्ट कर जाए। तो ये मेरा सिनेरियो रीबेस का था। अब हम क्या करेंगे, अब जब मैंने यहाँ किया तो मैं एक बार गेट हिस्ट्री देख लेते हैं। तो आप देखोगे कि ये मेरा हेड जो है मास्टर को कर रहा है और ये ओरिजिन मास्टर को कर रहा है, और ये मर्ज वाला मैसेज है और ये मास्टर वाला, ठीक है। और ये हर्ष ब्रांच, ठीक है, ये हो गया। तो हमें लास्ट की कमिट देखने थे। अब इसके बाद हमारा सिनेरियो क्या चलेगा, अब हमने मास्टर ब्रांच से भी वो कर दिया कमिट और हर्ष ब्रांच से भी। अब मैं क्या करता हूँ, गेट चेकआउट, मैं हर्ष ब्रांच पे वापस चला जाता हूँ, ठीक है। मैं हर्ष ब्रांच पे वापस आ गया। अब हर्ष ब्रांच पे वापस आया तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो मैंने चेंज किया था मास्टर ब्रांच में वो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो वो हर्ष ब्रांच का चेंज जो है वो यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो अब मुझे रीबेस करना है, तो रीबेस किसको करना है, मुझे मास्टर को करना है। अब दोनों ब्रांचेस में मैंने चेंज कर दिया, तो अब मेरे को रीबेस करना है मास्टर को। मुझे पता चला कि भाई मास्टर में कुछ ऐड हुआ है, तो मैं अब रीबेस करता हूँ, गिट रीबेस। कौन सी ब्रांच को आपने रीबेस करना है, मास्टर को। तो यहाँ पे रीबेस आएगा, ठीक है, मैंने रीबेस कर दिया। अब सक्सेसफुली रीबेस्ड, मतलब कि वो जो बेस था, वो जो मैंने यहाँ से एक बेस लिया था, अब वो रीबेस चेंज हो गया, बेस जो है वो चेंज हो गया। अब अगर हम देखें गेट हिस्ट्री, तो आप देखोगे कि ये जो चीज़ है यहाँ पे आप देखोगे कमिट हर्ष का ऊपर आ गया और मास्टर का कमिट नीचे आ गया। बल्कि जो मास्टर का कमिट जो है वो मैंने बाद में किया है, पहले मैंने हर्ष में किया था, याद है आपको। पहले मैंने हर्ष के अंदर चेंज किया था, तो हर्ष का आना चाहिए था कायदे से नीचे, लेकिन मास्टर का नीचे क्यों आ रहा है, मतलब मास्टर का पहले क्यों आ रहा है, क्योंकि मास्टर को मैंने रीबेस कर दिया। अब मास्टर का कमिट पहले आ गया, उसके बाद मेरा हर्ष की जो कोड था वो जुड़ गया, तो ये हमने रीबेस कर दिया और इनको यहाँ पे ऐसे शो कर दिया। अब ये यहाँ पे देखो मर्ज्ड नहीं है, तो इसको मर्ज करना है। अब हमें मर्ज भी तो करना पड़ेगा, तो पहले मैं गेट ब्रांच चेक करता हूँ। अब मैं हूँ हर्ष पे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसको मर्ज करना है। तो अब मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, मास्टर ब्रांच पे जाएंगे। मास्टर पे जाने के बाद अब हमें मर्ज वाली कमांड अपनी डालनी पड़ेगी, मर्ज, ठीक है। किसको करना है, हमें हर्ष ब्रांच को मर्ज करना है भाई। और कैसे करना है, नो फास्ट फॉरवर्ड मेथड से करना है। और मैसेज क्या देखना है, मैसेज देना है H&M मर्ज्ड, ठीक है, हर्ष एंड मास्टर मर्ज्ड। अब मैंने मर्ज किया तो आप देखोगे कि दोनों ब्रांचेस मेरी मर्ज हो गई। अगर हम गेट हिस्ट्री करें तो आप देखोगे कि ये दोनों ब्रांचेस अब ये मर्ज हो गई यहाँ पे आके, ठीक है। और जो मर्ज हुई तो इसमें भी जो चेंजेस थे वो आ गए और इसके मास्टर ब्रांच के चेंज आ गए, तो दोनों में चेंज आ गए। अब मैं क्या करूँ, अब मेरे को इसको रेपो, ऑनलाइन रेपो पे भी तो पहुँचाना है, तो मैं पुश करूँगा। तो गिट पुश ओरिजिन, किससे, मास्टर से मैं पुश कर दूंगा। तो अब मैं इसको पुश करता हूँ और आप देखोगे कि ये, अगर हम ऑनलाइन जाएंगे और हमने कौन से फर्स्ट डॉट उसके अंदर चेंज किया था ना, एक तो देखो फर्स्ट डॉट जीएस में हर्ष लिखा था और सेकंड डॉट जीएस में मास्टर ब्रांच चेंज लिखा था। तो फर्स्ट और सेकंड देखना है हमें, तो फर्स्ट और सेकंड कहाँ चली गई, ये रही फर्स्ट डॉट जीएस। तो फर्स्ट डॉट जीएस के अंदर देखोगे आप हर्ष ब्रांच में चेंजेस ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम शायद फोल्डर में हो वो सेकंड वाली, ये रही सेकंड वाली, तो मास्टर ब्रांच चेंजेस, तो दोनों के चेंजेस हमारे रेपो पे आ गए, दो ब्रांचेस पे। तो ये था रीबेस का कॉन्सेप्ट। तो अब हम क्या देखते हैं कि जो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं ना उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ठीक है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए मैं पहले क्या करता हूँ, एक न्यू ब्रांच बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस ब्रांच का नाम मैं रख लेता हूँ ट्रबल, ठीक है। इस ब्रांच को मैंने ट्रबल रख लिया और मैं ट्रबल पे आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, गेट
चेकआउट, मैं हर्ष ब्रांच पे फिर से आ जाता हूँ। अब यहाँ क्या करता हूँ मैं, सेकंड डॉट टी एस के अंदर ना मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, और मैं चेंज कर रहा हूँ कॉन्फ्लिक्ट फर्स्ट हर्ष। ठीक है, मैंने ये लिख दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। और मैं क्या करता हूँ, गेट ऐड 8। ठीक है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। उसके बाद वही गेट कमिट ठीक है, मैंने इसको कमिट भी कर दिया और मैंने ऐड भी कर दिया। किससे? हर्ष ब्रांच से। लेकिन अब क्या होता है कि मैं अब आ जाता हूँ ट्रबल ब्रांच पे। ठीक है, मैं ट्रबल ब्रांच पे आ गया, तो आप देखोगे यहाँ से वो लाइन हट गई। तो मैंने हर्ष ब्रांच के अंदर फोर्थ लाइन में चेंज किया था। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें भी मैं फोर्थ लाइन पे ही चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ ट्रबल ब्रांच सेकंड चेंज। ठीक है, अब मैंने ट्रबल ब्रांच को भी इसमें चेंज कर दिया, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐड कर देता हूँ और कमिट कर देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ ट्रबल ब्रांच। ठीक है, तो अब मैंने दोनों को कमिट कर दिया। अब गाइस क्या होता है कि पहले मान लो मैं रिमोट में ट्रबल ब्रांच को भेज देता हूँ, मतलब गिट पुश और रीजन, मैं इसको रिमोट रेपो पे भेज रहा हूँ, ट्रबल ब्रांच पे ही भेज रहा हूँ, मास्टर पे नहीं भेज रहा। ठीक है, ट्रबल ब्रांच पे भेज दिया। अब ये कोड जो है चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, गेट चेकआउट हर्ष ब्रांच पे जाता हूँ, और हर्ष ब्रांच पे देखोगे कि वो अब फोर्थ लाइन पे ये आ गया, वो वाला हट गया, और लेकिन दोनों हैं फोर्थ लाइन पे, तो कॉन्फ्लिक्ट तो आना ही है। अब वो देखते हैं कैसे। तो पहले इसको पुश करता हूँ, और मैंने इसको भी हर्ष से भी रिमोट रेपो पे भेज दिया। अब दोनों पे चला गया, और इसके अंदर एरर आ गया। सो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको फोर्स कर देता हूँ। सो ठीक है, मैंने इसको फोर्सफुली अपने हर्ष पे भी भेज दिया। अब मैं अपने गिटहब पे आता हूँ, एक बार रिफ़्रेश करता हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे ट्रबल ने भी कुछ आया और हर्ष में भी कुछ आया होगा। तो अब मुझे क्या करना है कि मैंने ट्रबल को पहले भेजा था, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, पुल रिक्वेस्ट को कंपेयर करता हूँ, और यहाँ से इसको ट्रबल की जगह ना, बल्कि मैंने आपको पता है कि मैंने ट्रबल से सबसे पहले ऑनलाइन भेजा है। ठीक है, रेपो पे, और मैं अब पुल किसको कर रहा हूँ, हर्ष को पहले। तो ये चेक कर रहा है, यहाँ पे आप हर्ष ब्रांच कुछ भी लिख सकते हो, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करी, और फिर से चेक हो रहा है, और ठीक है, मैंने मर्ज कर दी, कंफर्म कर दिया। अब जो है हर्ष ब्रांच जो है, वो हर्ष ब्रांच का जो कोड है वो मर्ज हो गया। ठीक है, लेकिन अब मैं पुल रिक्वेस्ट पे आऊँ, अभी मेरी ट्रबल ब्रांच तो सेपरेट है, वो मर्ज नहीं हुई, तो मेरे को ट्रबल को भी मर्ज करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं मर्ज पे आऊँ और यहाँ पे ट्रबल को कांट ऑटोमेटिकली मर्ज, और यहाँ पे अगर मैं पुल रिक्वेस्ट करूँ, तो यहाँ पे चेक कर रहा है, और जब ये चेक करेगा तो दिस ब्रांच हैज़ कॉन्फ्लिक्ट्स दैट मस्ट बी रिजॉल्व्ड। तो अब इसने कॉन्फ्लिक्ट दिखा दिया कि भाई तुम जहाँ पे तुम ऐड करना चाहते हो वहाँ पे तो कोई और चीज़ है। जैसे फोर्थ लाइन पे तुम ऐड करना चाहते हो, फोर्थ लाइन पे तो पहले से कोई और कोड लिखा हुआ है, तुम कैसे ऐड करोगे? जिस एड्रेस पे तुम ऐड कर रहे हो वहाँ पे पहले से किसी ने ऐड कर दिया है। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यही देखना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो अब सबसे पहले हम अगर अपने कोड पे आते हैं, और यहाँ पे मैं गिट ब्रांच देखता हूँ, तो मैं हर्ष पे हूँ। तो अब देखो गाइस क्या हुआ था
कि हर्ष ब्रांच ने तो अपना ऐड कर दिया कोड भाई, लेकिन करना था हमें ट्रबल, ट्रबल ने ऐड और कर दिया हर्ष ने। अब क्या हो गया, हर्ष तो पहले से आ गया, उसने ऐड कर दिया, वो टेंशन फ्री हो गया। बात रही ट्रबल की, ट्रबल बाद में आया, अब उसको पता चला किसी और ने ऐड किया है, तो प्रॉब्लम भी तो ट्रबल को ही सॉल्व करनी पड़ेगी। तो गिट चेकआउट ट्रबल, ठीक है। अब मैं ट्रबल पे चला गया, अब इसको पता चला कि भाई कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ है, तो कॉन्फ्लिक्ट को वो कैसे देखेगा कि कॉन्फ्लिक्ट आया क्या है ये तो पता चले, तो वो क्या करेगा, गिट पुल ओरिजिन मास्टर। कॉन्फ्लिक्ट किस पे आया, मास्टर पे ऐड कर रहे थे, तो गिट पुल, पहले मैं पुल करेगा ट्रबल वाला कि भाई मैं चेक तो करूँ कि कॉन्फ्लिक्ट आया गया है। तो जब वो पुल करेगा तो यहाँ पे उसको कॉन्फ्लिक्ट दिख जाएगा कि अच्छा ये चीज़ें हुई है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसको, अब आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर कुछ ये सिनेरियो ये लिखे हुए हैं कि एक तो आ रहा है एक्सेप्ट करंट चेंज। करंट चेंज क्या है कि जो आपने ट्रबल ब्रांच पे किया है ना, वो करंट चेंज है, वो एक्सेप्ट कर लो और इसको हटा दो भाई। जो हर्ष वाला ब्रांच का था उसको हटा दो, हमें नहीं चाहिए, वो किसी और का कोड है ऐसी तैसी कराए, हमें नहीं चाहिए। लेकिन एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज, या तो ये कर सकते हो कि जो ये हर्ष वाला चेंज है वो रहे और मेरा हटा दो यार। नहीं तो आप ये कर सकते हो कि एक्सेप्ट बोथ चेंजेस, दोनों चेंज को एक्सेप्ट कर लो कि दोनों रहे और कॉन्फ्लिक्ट भी सही हो जाए। या फिर कंपेयर करो, तो सब कंपेयर पे गए तो कंपेयर पे पता चल रहा है कि यहाँ पे आप ट्रबल ब्रांच से ऐड कर रहे हो, वहाँ पे तो पहले से कुछ और लिखा हुआ है, तो आप कैसे ऐड करोगे, नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको आप एक्सेप्ट बोथ चेंजेस कर दोगे। अब बोथ चेंजेस एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपने सेव कर दिया और इसके बाद आपको यहाँ पे आके गेट स्टेटस देखोगे तो मॉडिफाइड आ रहा है। तो अब क्या हुआ, ट्रबल ब्रांच वाला आपका जो था कोड ऊपर आ गया, हर्ष वाला कोड जो है नीचे आ गया। कोई बात नहीं, आपको गिट ऐड वही हाइफन हाइफन ए कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि गिट कमिट एम रिजॉल्व्ड, मैं ये लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये हो गया और एक बार गेट स्टेटस चेक करते हैं तो ठीक है, कुछ भी नहीं है। और अब हमें पुश कर देना है, गेट पुश ओरिजिन ट्रबल। अब मैंने ट्रबल पे अपनी उस पर पुश कर दिया और अब आप जाके आपको एक बार बस मर्ज करना पड़ेगा और आपका सारा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपका हट गया। तो अब यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे देखोगे जो कॉन्फ्लिक्ट था वो हट गया और मर्ज पुल रिक्वेस्ट आ रही है, तो हमने सीधा मर्ज कर दिया उसको, तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया। सो गाइस, अब हम थोड़ा स्टैशिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि स्टैशिंग होती क्या है। सो स्टैशिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो ये कुछ है कि इंट्रोडक्शन और कि अनट्रैक्ड फाइल्स को कैसे स्टैश करते हैं, और स्टैश और ड्रॉप क्या है, मतलब अप्लाई कैसे करते हैं, और थोड़ी और नॉलेज, और उसके बाद कि स्टैश को हम किसी दूसरी ब्रांच पे कैसे फॉरवर्ड करते हैं। तो बस ये चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ना स्टैश होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, ठीक है। अब मान लो ये मेरी फाइल है, मैंने इसमें क्या किया, स्टैशिंग एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने इसमें ये चेंज किया, चलो कुछ और भी कर देता हूँ, स्टैशिंग एग्जाम्पल 2। मैंने ये 2 लाइन ऐड करी, लाइन 4 और लाइन 5, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले गेट मैं आया, मैंने गेट स्टेटस देखा और यहाँ पे मॉडिफाइड दिखा रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने कर दिया गेट स्टैश। अब गेट स्टैश करेगा क्या, गेट स्टैश ये करेगा कि एक किस्म का बैकअप बना लेगा। अब मान लो आप कोई काम कर रहे थे, ठीक है, आपके बॉस ने आके बोला, आप लॉगिन पेज पे काम कर रहे थे, साइन अप पेज पे काम कर रहे थे, आपके बॉस ने आके बोला कि अभी यार ये छोड़, तू एक काम कर, तू बैक एंड पे काम कर, तू साइन अप के बैक एंड पे या कोई भी दूसरी चीज़ के बैक एंड पे काम कर, तू ये छोड़, अभी इस प्रोजेक्ट को छोड़। तो आप क्या करते हो, आप स्टैश कर देते हो। मतलब कि स्टैश क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक गिट के अंदर ना आपका प्रोग्राम बैकअप बना लेगा। उसके बाद आप उस प्रोग्राम पे दूसरे जो आपके बॉस ने दिए उस पर काम कर सकते हो। अब मैं करता हूँ गिट स्टैश, अब एंटर करूँगा, देखो 4 और 5 लाइन यहाँ से गायब हो गई। मतलब कि मान लो आपने एक बहुत बड़ा कोड लिखा हुआ था, अभी लिखा है आपने उसको, और आपके बॉस ने बोला ये छोड़ दूसरा काम कर, तो आप उस टाइम क्या कर सकते हो, उस टाइम गिट स्टैश कर सकते हो। अब स्टैश हो गया तो ये तो हमारा उड़ गया, अब वापस भी तो लाना है। तो वापस लाने के लिए सिंपली एक कमांड होती है, जब आप वो जो बॉस का काम दिया हुआ है वो ख़त्म कर लोगे, उसके बाद आपने करना है गिट स्टैश अप्लाई। अब जब आप ये करोगे तो सेम वैसे की वैसे आपकी जो कोड लिखा होगा, जो बैकअप था, वो वापस आ जाएगा आपके पास। तो इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको पूरी लिस्ट देखनी है कि आपने कौन क्या क्या स्टैश किया हुआ है, तो गिट
सॉरी स्टैश लिस्ट। तो अब अभी मैंने एक स्टैश किया था और WIP है वर्क इन प्रोग्रेस। तो स्टैश ज़ीरो इसकी आईडी, ये इसकी आईडी है और ये इसका सीरियल नंबर जो भी ज़ीरो। तो ये हमारा एक स्टैश हुआ अभी तक और ये रिजॉल्व लिखा रहा है। तो ऐसे हम ये स्टैश का हमने बेसिक जान लिया कि भाई ये स्टैश में हो रहा है। अब बात आती है अनट्रैक्ड फाइल्स को कैसे स्टैश करेंगे। तो अब मान लो अनट्रैक्ड फाइल्स की बात हुई है तो मेरे को न्यू फाइल बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ stash.js, यहाँ लिख देता हूँ न्यू स्टैश अनट्रैक्ड फाइल्स। ठीक है, अब ये मेरी अनट्रैक्ड फाइल है, आप यहाँ पे देख रहे हो कैपिटल यू, तो यू अनट्रैक्ड फाइल बता रहा है। अब गिट स्टैश लिस्ट देखूँ तो मेरे पास एक स्टैश है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये फाइल्स, ये वाली अनट्रैक्ड फाइल्स को मुझे स्टैश करना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, गिट स्टैश -u। जैसे ही मैं -u करूँगा तो ये ट्रैक्ड अनट्रैक्ड फाइल्स दोनों को वैसे कर देगा। स्टैश में जो भी आपने कोई और फाइल में भी चेंज किया है, मान लो मैं, ये तो अनट्रैक्ड फाइल थी, इस ट्रैक्ड फाइल में मैं और चेंज कर देता हूँ, मोर चेंज। अब देखते हैं कि इसकी 6th लाइन और ये स्टैश का क्या होता है। तो हम इसको स्टैश करते हैं। तो मैंने -u किया, अब ये तो देखो डिलीटेड लिखी आ रही है। ठीक है, और इसकी 6th लाइन लिखी थी वो भी हट गई। तो मतलब वो कहाँ चली गई, वो स्टैश में एक बैकअप में आ गई। अब अगर हम गिट स्टैश लिस्ट देखेंगे तो हमारे पास दो है, स्टेटस 0 और 1। ठीक है, तो अब ये हमारे स्टैश इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो अब क्या करना है, अब अगर आपको वापस लाना है तो वही गिट स्टैश अप्लाई करके आप वापस ला सकते हो। अब हमें क्या करना है, स्टैश को अप्लाई भी करना है और उसको ड्रॉप भी करना है, मतलब कि या इस लिस्ट से ही हटाना है। मैं चाहता हूँ यार ये लिस्ट इकट्ठी होती जा रही है, तो ये लिस्ट मेरे को इकट्ठी करने का फ़ायदा नहीं, बस मैं अपने स्टैश को वापस लाऊं और साथ में क्या करूं कि उसको ये लिस्ट से भी हटा दूं, ये जो लिखे हुए आ रहे हैं। तो इसके लिए कमांड होते हैं गेट स्टैश पॉप। जब आप ये करोगे तो आप देखोगे इसकी 6th लाइन वापस आ गई और ये स्टैश वाली फाइल भी वापस आ गई। और अगर मैं अब लिस्ट चेक करूं तो आप देखोगे कि वो ये जो था 1, ये वाला चला गया, जो मैंने लास्ट स्टैश किया था ये हट गया, अब रह गया 0 स्टैश। तो गाइज़ अब हम क्या देखते हैं, अब हम स्टैश के बारे में और कुछ देखते हैं। तो मैं मान लो मैं इस फाइल पे गया और मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कुछ चेंज कर दिया, hello XYZ जो मर्जी चेंज कर दिया। अब मुझे इसको स्टैश में डालना है, तो मैं करूँगा गिट स्टैश। ठीक है, और गिट स्टैश के बाद लिखूँगा सेव, लेकिन अब यहाँ पे मैं एक मैसेज दे दूँगा, तो मुझे मैसेज के साथ स्टैश में डालना है। और अगर मैं गिट लिस्ट देखूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने जो मैसेज लिखा था वो यहाँ पे मैसेज लिखा आ गया और यहाँ पे ब्रांच लिखी आ रही है हमारी। तो ये हमारा स्टैश का, इससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये वाला स्टैश मैंने इस टाइम पे किया था पर्टिकुलर। तो इससे हमारा पता चल सकता है आपका मैसेज, आपको जो भी लिखना हो स्टैश में कि अच्छा ये वाला मेरा ये स्टैश है, ये लॉगिन पेज का स्टैश है या कुछ भी। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एक और फाइल बना देता हूँ। ठीक है, stash2.js। चलो मैंने ये वाली stash2.js बना दी, इसमें मैंने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरी अनट्रैक्ड फाइल है, वो तो हमने ट्रैक्ड फाइल पे किया है, ये अनट्रैक्ड फाइल है, इस पर मुझे स्टैश करना है। तो मैं क्या करता हूँ, गिट, इसको मुझे स्टैश भी करना है मैसेज के साथ, तो सेव। अब जो मेरा मैसेज होगा, मान लो मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई लॉगिन पेज। ठीक है, और लास्ट में मुझे -u डाल देना है क्योंकि अनट्रैक्ड फाइल है, उसके लिए -u। अब देखोगे तो यहाँ से ये फाइल डिलीट हो गई है, स्टैश में चली गई। अब मैं क्या करता हूँ, गिट स्टैश लिस्ट देखूँगा तो आपके सामने आ गया कि ये स्टैश में दिस इज़ माई लॉगिन पेज, आपका ये पड़ा हुआ है कोड। तो और अगर आपको रिवील करना हो तो आप इसकी आईडी से कर सकते हो, जैसे मैंने कॉपी करी तो मैं करूँ गिट शो, मतलब आपको स्टैश के बारे में देखना है तो गिट शो, और यहाँ पे आपको कर देना है पेस्ट कि भाई मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन दिखाओ। तो इसमें क्या क्या कोड पड़ा है जो भी, तो इसने वो दिखा दिया, जो भी मतलब इसमें होगा वो आपके सामने आ जाएगा। सो दिस इज़ माई लॉगिन पेज।
ठीक है। और जैसे कि आपको वन का देखना हो तो आप वन पे करोगे तो वन में जो भी ऐड हुआ या जो भी सब कुछ हो वो उसने दिखा दिया यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, हमें लाना है वापस। मान लो कि आपको पर्टिकुलर स्टैश वापस लाना है, तो मान लो मुझे स्टैश ज़ीरो वापस लेके आना है, तो मैं एंटर करूँगा तो वो मेरा स्टैश जो है वो वापस आ जाएगा। मतलब मान लो मुझे फर्स्ट वाले स्टैश को वापस लाना था, तो वो वाला स्टैश भी मेरा अप्लाई हो जाएगा, मतलब वापस आ जाएगा। और अब मान लो गेट स्टैश लिस्ट, तो अभी भी मेरी लिस्ट पूरी भरी हुई है, लेकिन मैंने तो स्टैश वापस ले आया। तो क्या होगा अब, अगर ऐसा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गेट स्टैश क्लियर। तो जब आप क्लियर करोगे तो पूरी लिस्ट, अगर आप देखोगे तो लिस्ट पूरी क्लियर हो चुकी होगी। तो गाइस अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि स्टैश को का और ब्रांच से हम कैसे लिंक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लो मैं पहले देख लेता हूँ गेट ब्रांच। ठीक है, मैं ट्रैवल ब्रांच पे मैं चला जाता हूँ, गेट चेकआउट हर्ष पे चला गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट फाइल इसके अंदर मैं चेंज करता हूँ कि स्टैशिंग चेंज। ठीक है, मैंने इसमें लाइन 5th चेंज कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको स्टैश कर देता हूँ हाइफन यू किस लिए, मेरी ट्रैक्ड फाइल्स भी हो अनट्रैक्ड जो भी हो भाई स्टैश हो जाए। मैंने कर दी स्टैश। अब मेरा 4th और 5th दोनों लाइन हट गई, क्योंकि दोनों लाइन मैंने अभी एडिट करी थी। ठीक है, दोनों स्टैश में चली गई। अब क्या करता हूँ, अब मुझे ये स्टैश जो है ना, ये मुझे इस ब्रांच पे नहीं रखना। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये स्टैश दूसरी ब्रांच पे चला जाए और मैं वहाँ से अपना जो ये स्टैश में जो कोड होगा उसका काम मैं दूसरी ब्रांच से करूँ, इस ब्रांच पे मैं अपना मेन काम करूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको दूसरी ब्रांच पे शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, गेट क्या करना चाहता हूँ, स्टैश करना चाहता हूँ। कहाँ करना चाहता हूँ, दूसरी ब्रांच पे शिफ्ट करना चाहता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे आपको ब्रांच न्यू देनी है, तो न्यू ब्रांच मान लो मैं डाल देता हूँ ओ 4 बार। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, तो ये मेरा ब्रांच शिफ्ट हो गई। और जो मेरी ब्रांच शिफ्ट हुई, मैं ओ पे आ गया, वहाँ पे मेरा ये कोड दिख रहा है, क्योंकि स्टैश तो मेरा सामने आ गया और स्टैश ड्रॉप भी हो गया। मतलब कि जो स्टैश की लिस्ट थी ना, गेट स्टैश लिस्ट, यहाँ से मेरा स्टैश का जो है वो ड्रॉप हो गया, डिलीट हो गया लिस्ट में से, लेकिन मेरा स्टैश यहाँ पे आ गया। तो मैं अब इस फाइल को ऐड कर सकता हूँ या कुछ भी। और यही मैं अगर पिछली वाली ब्रांच में जाऊँ जहाँ से मैंने ये स्टैश भेजा है, तो वहाँ पे क्या सीन होगा, तो वहाँ पे देखते हैं। अब मैं यहाँ पे आया, इस ब्रांच पे आया, इस ब्रांच पे अगर मैं गेट स्टेटस देखूँ तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुई है। मतलब आपका स्टैश आपका दोनों जगह पे आपका बैकअप बना पड़ा है, और मतलब स्टैश आपका दोनों जगह पे है और ड्रॉप भी हो चुका है। तो जो चेंजेस हुए हैं वो इसमें भी हैं और दूसरी न्यू ब्रांच बनाई है उसमें भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो स्टैश का ये बेनिफिट है। तो गाइज अब हम देखते हैं टैगिंग कॉन्सेप्ट गिट के अंदर। तो टैगिंग कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे, पहले तो इसका इंट्रोडक्शन और कैसे क्रिएट और डिलीट करते हैं टैग्स को, और हम टैग्स को रिमोट रेपो में कैसे भेजते हैं जो गिट हब और बिट बकेट है, और लाइट वेज और एनोटेट टैग्स क्या होते हैं, कंपेयर दो टैग्स को और अपडेट करना। तो हम ये सब चीज़ें अब करेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले टैग्स क्या होते हैं। तो गाइस जैसे कि हमने बात करी थी कि ये हमारा गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तो वर्जनिंग कंट्रोल कैसे होती है, तो मतलब हम कैसे करें, मतलब मान लो आपने ये कोड लिखा, तो अब आप एक टैग लगा दोगे कि ये भाई मेरी वर्जन 1 है, ये मेरी ऐप जो है वो वर्जन 1 है। तो ऐसा सीन होता है। तो अब हम क्या करते हैं, मान लो जितना मैंने कोड लिखा है मैं कहता हूँ कि ये मेरा वर्जन 1 है, तो मैं टैग कैसे बनाऊँगा, गेट टैग और टैग का नेम मैंने v1.0 रख दिया। मैंने कहा ये मेरे लिए वर्जन 1 है, तो मैंने अभी एक टैग बनाया। ठीक है, तो यहाँ तक ये टैग असाइन हो गया। अगर हम करें गेट टैग हाइफन लिस्ट, तो क्या होगा कि जितने अपने टैग्स हैं ना वो उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, जितने भी आपके टैग्स हो गए। अभी मैंने एक बनाया तो एक आ रहा है। ठीक है, अब मुझे सेम इसी टैग को डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे, गेट टैग हाइफन डी देन टैग का नेम। जैसे मेरा वर्जन 1.0 था तो मेरा टैग डिलीट हो गया, मैं लिस्ट देखूंगा एम्प्टी। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि भाई टैग कैसे बना और कैसे डिलीट हुआ। अब जो गाइस
ये वाले जो टैग्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं लाइट वेट टैग, क्योंकि इनके साथ कोई मैसेज नहीं जुड़ा। और जहाँ पे मैसेज इनके साथ कोई जोड़ देते हैं वो एनोटेट टैग्स हो जाते हैं। तो अब जैसे एनोटेट टैग्स बनाते हैं, जैसे गिट टैग -a, देन उसके बाद टैग का नेम, जैसे वर्जन 1.0 मैंने टैग का ये नेम दिया। इसके बाद मैसेज, तो अब मैं मैसेज जोड़ रहा हूँ, तो मतलब ये एनोटेट टैग है, एनोटेट टैग। ठीक है, अब ये मेरा एनोटेट टैग बन गया। तो मैंने लिस्ट के यहाँ पे वर्जन आ रहा है। अब गिट हिस्ट्री करके अगर हम चेक करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये टैग शो हो रहा है वर्जन 1.0। तो ये हमारे और जो टैग है ना, ये जितने हम टैग बना रहे हैं हमारे लास्ट कमिट पे होते हैं। जो हमारा लास्ट कमिट हुआ ना, यहाँ पे एक टैग आ गया 1.0। जैसे कि अगर आप यहाँ देखो कि यहाँ पे अब लिखा हुआ 0 टैग्स। तो अब मैंने जो टैग बनाया, अगर मैं इसको रिमोट रेपो पे भेज दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा वर्जन 1.0। तो फिर मैं इसको अपडेट करूँ और टैग चेंज कर दूँ, वर्जन 1.1 हो गया, तो उस हिसाब से चलता है। अब हमने दोनों टैग बनाने सीख लिए। तो अब मान लो मुझे इस टैग को भेजना है कहाँ पे, रिमोट रेपो पे। तो कैसे भेजूँगा, सिंपली गिट पुश ओरिजिन और टैग का नेम क्या है, वर्जन 1.0, यही नेम है टैग का। अब जब इसको एंटर करेंगे तो ये रिमोट रेपो पे पहुंच जाना चाहिए, और ये पहुंच गया। ठीक है, अब जहाँ पे भी गिट हब यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक बार हर्ष हैज़ रीसेंट पुशेस, तो हर्ष ब्रांच में आया है टैग। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आ रहा है एक टैग। अब ये टैग क्या है, वर्जन 1.0। तो मतलब ये लेटेस्ट, ये आपकी जिप फाइल आ गई, इसमें कोड है। और ये टार जो कि लिनक्स के अंदर हम अनजिप करते हैं, तो ये फॉर्म अलग अलग हमारे फाइल एक्सटेंशन हो गई। और ये टैग आ गया कि भाई यहाँ तक जो है वर्जन 1.0 तुमने बना लिया। तो ये था टैग का सीन। अब क्या करते हैं, मान लो मुझे ये टैग अब हमने रिमोट रेपो पे पहुँचा दिया, तो क्या करना है, अब हम इस टैग को डिलीट करते हैं। तो डिलीट कैसे करेंगे, रिमोट रेपो से डिलीट करना है, यहाँ से लोकल सिस्टम से नहीं। तो रिमोट रेपो से कैसे, गिट पुश ओरिजिन -d और टैग का नेम, या तो आप -d लिख सकते हो या हाइफन डिलीट पूरा लिखना पड़ेगा। तो वर्जन 1.0 को मुझे डिलीट करना है, कहाँ से, रिमोट रिपोजिटरी से, मतलब कि मेरे गिट हब से। तो वहाँ से डिलीट करना है, तो यहाँ से ये कह रहा है डिलीट। अब एक बार चेक करते हैं, तो देखो यहाँ पे कोई टैग्स नहीं है, रिलीज़ में जो टैग था वो टैग हट गया। तो ठीक है, हमें पता चल गया कि भाई हमें डिलीट करना और असाइन करना और पुश करना आ गया। अब आती है टैग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखनी हो, तो जैसे मैं बनाता हूँ गिट टैग वर्जन 1.0। ठीक है, मैंने ये टैग बनाया, ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है ये। तो गिट टैग लिस्ट, हाँ 1.0 बना हुआ है। तो इसको, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो टैग बना है इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे देखनी है। तो गिट शो वर्जन 1.0, जो भी आपका टैग का नेम है। तो अब आपको ये बता देगा कि जो भी आपका टैग बना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसकी कमिट आईडी की कहाँ पे है, वो लास्ट कमिट पे है, और ओरिजिन क्या है, फाइल्स कौन कौन सी ऐड हुई हैं इनमें, डेट टाइम। ठीक है, ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ये टैग दे रहा है कि क्या क्या कोड है इसमें, कौन कौन सी फाइल्स ऐड हुई हैं। ठीक है, तो इससे हम कोई भी टैग का नाम डाल के टैग की थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं। अब आता है कि मान लो दो टैग को आपको कंपेयर करना है। तो मतलब अभी तो मैंने एक टैग बनाया है, तो दूसरा मैं क्या करता हूँ, मान लो मैं इस फाइल के अंदर आया, मैंने सम मोर कोड एंड मोर एंड मोर, तो मैंने मान लो कुछ ये चेंजेस कर दिया अपने कोड में। ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं पहले क्या करूँ इसको, मतलब अगर मैं यहाँ पे एक और टैग बनाता हूँ, गेट टैग वर्जन 1.0
पहले मैं सॉरी इसको ऐड कर देता हूँ, हाइफन हाइफन ए, देन गेट commit m another tag, ठीक है। और अब मैं इसको चलो अभी पुश नहीं करता, मैं टैग अब क्या करता हूँ, गेट टैग वर्जन 1.1, ठीक है। मैंने ये एक न्यू टैग और बना लिया 1.1। मतलब मान लो मेरे पास एक कोड था, मैंने उसमें थोड़े से चेंजेस करे और मैंने कह दिया ये ऐप वर्जन 1.1 है और इससे पहले 1.0 थी। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास दो टैग्स हो गए, गेट टैग हाइफन हाइफन लिस्ट, तो मेरे पास दो टैग हो गए, ठीक है। अब मुझे डिफरेंस देखना है कि भाई मेरे लास्ट टैग और इसमें इस टैग में मैंने ऐसा क्या चेंज किया है। तो मैं डालूँगा गेट डिफरेंस देखना, तो डिफ 1.0 में और वर्जन 1.1 में। तो आप देखोगे कि मैंने ये 6 7 8 ये 3 लाइन्स ऐड करी थी, 3 लाइन्स, तो ये 3 लाइन यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप जितने भी कोड में जितनी भी लाइन्स ऐड करोगे वो दिखा देगा कि भाई वर्जन 1.0 और 1.1 में क्या डिफरेंस है, कितनी लाइन्स और क्या कोड ऐड हुआ है। तो गाइज़ अब हम देखेंगे कि अपडेट करना टैग को। तो टैग को अपडेट करने से मेरा मतलब है, अगर मैं गिट हिस्ट्री खोलूँ तो यहाँ पे आपको टैग्स दिख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ यार यहाँ पे एक टैग बनाऊँ मैं, वो टैग को मैं इस पे असाइन कर दूँ या इस पे असाइन कर दूँ, कहीं और मुझे उस टैग को असाइन करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए मान लो मैंने इसको कमिट आईडी कॉपी कर ली पहले से ही, ठीक है। अब मुझे अपडेट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक एनोटेड टैग बनाता हूँ, हाइफन ए वर्जन ए 1.1, ठीक है, वी ए 1.1, और मैसेज का देता हूँ माई न्यू टैग, ठीक है। तो अब मैंने इसको टैग बना दिया। सो एक बार चेक करते हैं, ठीक है, टैग ये आ गया वी ए 1.1 यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो मेरे दो जो टैग है 1.1 भी यहाँ पे आ रहे हैं, वी ए 1.1 भी आ रहा है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को टैग को अपडेट करना है। एक तरीका तो ये है कि आप इस टैग को डिलीट करो वी ए 1.1 को, फिर आप इसको किसी और को असाइन कर दो, ठीक है। और दूसरी अप्रोच क्या है कि कमिट आईडी हमने कॉपी करी है ये वाली, ठीक है, इसको कॉपी कर दिया, आपने लिखना है गिट टैग हाइफन ए हाइफन एम। तो जो आपका मैसेज है मान लो टेस्टिंग, ठीक है। और जो भी आपका टैग का नाम था, तो मेरा टैग का नाम था वी ए 1.1, ठीक है, ये मेरा टैग का नाम था, हाइफन एफ, और जो भी कमिट आईडी है, हाइफन एफ के बाद जो भी कमिट आईडी है। अब मैं एंटर करूँगा तो आप देखोगे कि अपडेटेड टैग। तो एक बार गिट हिस्ट्री करके देख लेते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो वी ए 1.1 था वो यहाँ से हट के इस जगह पे, यहाँ पे इस कमिट आईडी पे वो टैग असाइन हो गया वर्जन ए 1.1 का। तो ऐसे आप टैग्स को अपडेट कर सकते हो। आप किसी भी मतलब अपनी दूसरी कमिट आईडी पे आपको पता चलेगी कि आपसे गलत हो गया, ये टैग यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए था, तो उसको अपडेट करना ऐसे ऐसे मतलब इस कमांड से उसको अपडेट किया जाता है। तो गाइज़ अब हम देखेंगे कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है और फोर्क क्या है। तो फोर्क के बारे में पढ़ेंगे और इंडस्ट्री में फोर्क के थ्रू ही काम होता है, उसकी इंट्रोडक्शन और कैसे फोर्क करते हैं और हम उसके साथ काम कैसे करते हैं। सो क्या है गाइज़, हम इंडस्ट्री के अंदर ना हमें फोर्क करते हैं। हम फोर्क मतलब कि एक कॉपी कर लेते हैं किसी का। जैसे मान लो आप डेवलपर हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो आपको कहा जाएगा कि आप इस रिपोजिटरी को फोर्क कर लो। फोर्क करना मतलब आप उस रिपोजिटरी को अपनी रिपोजिटरी में ले आओगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे किसी की शीफा 123 क्लिक जैक, ये इसको मैं फोर्क करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे 3 फॉर्क्स ऑलरेडी हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फोर्क कर लेता हूँ। सो क्या होगा, ये रिपोजिटरी पूरी कॉपी होके मेरे अकाउंट में रिपोजिटरी में ऐड हो जाएगी, ठीक है। आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। जैसे आप सेटिंग पे गए और आपने यहाँ पे इसका नेम रिपोजिटरी का कुछ भी नेम आप रख सकते हो, तो ठीक है। आपने आपकी ये आपके जैसे ये मेरा अकाउंट है, इसके अंदर मेरी क्लिक जैक नाम से रेपो बन गई। अगर मैं यहाँ पे आके आपको दिखाऊं कि मेरी रिपोजिटरी कितनी है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये रिपोजिटरी एक बन गई। तो मैं इस रिपोजिटरी पे आ गया। अब क्या है कि हमने जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें कहा कि यहाँ इस रेपो से कॉपी करो, तो ठीक है, हम उधर आ गए। तो अब क्या होगा,
अब यहाँ पे हम अपने मतलब एक कॉपीड रेपोजिटरी पे काम करेंगे। सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इसको कोड को इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब हमने फॉक कर लिया, आप इसको प्राइवेट भी कर सकते हो। तो अब हमें इसके साथ काम कैसे करना है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आया यहाँ पे और मैंने अपने दोनों विंडोज़ खोल ली। यहाँ पे मैं एक टेस्ट नाम से एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं यहाँ पे आके गेट को इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। और मैं उसको भी ऐड कर लेता हूँ रिमोट लोकेशन को। तो उसको कैसे ऐड करना है, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, जो हमारा ओरिजिन था उसको ऐड करना पड़ता है ना, हम किस रेपो पे भेजेंगे या किस पे नहीं। तो मैंने उसको भी ऐड कर लिया। सो रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गेट क्लोन। अब क्योंकि मुझे पूरा का पूरा उसका कोड मेरे को अपने पीसी में चाहिए, और यहाँ पे मैं आके अगर मैं ओपन फोल्डर करूँ तो क्लिक जैक नाम से बना हुआ है, ठीक है। टेस्ट पे आया मैं, इसको मैंने ओपन कर लिया और यहाँ से मैंने क्लोन को एंटर कर दिया। तो ऑलरेडी एंड इज़ नॉट एन एम्प्टी डायरेक्टरी। सो अच्छा हाँ ठीक है, मुझे पहले टेस्ट डायरेक्टरी में आना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे गेट इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने रिमोट रेपो को यहाँ पे ठीक है ऐड कर दिया। अब मैंने गेट क्लोन कर दिया, ठीक है। तो अब जैसे मेरे यहाँ पे क्लोन हो रहा है तो देखो आप उसका फोल्डर आने लग गया, एग्जैक्ट सारे कोड आ जाएंगे वो जो भी मैं जिस रेपो से मैंने क्लोन करे हैं। तो उसके सारे कोड जितने भी हैं मेरे सिस्टम में आ गए। अब क्या है, मान लो मैं गाइस मैं यहाँ पे अपना कोई भी मतलब मैंने एक फ़ाइल ऐड कर ली, ठीक है। इस फाइल का नेम रख देते हैं mycode.js, ठीक है। अब और इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, कुछ चेंज कर देता हूँ, दिस इज़ माई कोड। अब मैंने ये चेंज कर दिया। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, गेट स्टेटस देखूँगा जब, तो आप देखोगे कि अनट्रैक्ड फाइल हो गई ये, ठीक है। जो भी मैंने एक अनट्रैक्ड फाइल है और वो हमारी ये वाली है। तो अब क्या करेंगे हम इसको गेट ऐड और ठीक है, इसमें एरर इसलिए आ रहा होगा क्योंकि हाँ इसके अंदर इस फोल्डर के अंदर मुझे जाना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे गेट स्टेटस देखेंगे तो आप देखोगे कि ये पूरी फाइल की इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि ये फाइल है, इसके अंदर आपने कुछ चेंज करें, अनट्रैक्ड फाइल है। तो इसको ट्रैक करने के लिए गेट ऐड डॉट से वही की जितनी भी फाइल्स होंगी सारी आपकी ऐड हो जाएगी। और उसके बाद गेट कमिट -m और जो भी आपका मैसेज होगा आपको वो डाल देना है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फोर्क रेपो डाल देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद एक बार गेट ब्रांच देख लेते हैं। तो गेट ब्रांच आप चेक कर लेना क्योंकि कई लोग मास्टर या कुछ भी लिखते हैं तो मेन, इन्होंने मेन लिखा हुआ है। सो हमें क्या करना है, अब मैं इसको पुश करता हूँ, गेट पुश ओरिजिन मेन पे, क्योंकि ब्रांच का नाम मेन है तो मुझे मेन पे ही पुश करना पड़ेगा ना, मास्टर तो है ही नहीं ब्रांच। तो मैंने अब जो भी मैंने कोड पुल किया, ठीक है, मतलब क्लोन किया, उसमें चेंजेस किए, अब मैंने उसको पुश कर दिया, लेकिन कहाँ पे गया, वो गया मेरी फोर्क रेपो पे जो मैंने फॉक करी हुई है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 4 फाइल्स हैं, 4 फाइल्स के बाद अब यहाँ पे mycode.js मेरी फाइल आ गई, इसमें मैंने अपना कोड डाला है। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे ये कोड कहाँ पे पहुँचाना है, ये मेन रेपो पे जहाँ से मैंने यहाँ से लिया है, फॉक्ड फ्रॉम इस रेपो से लिए मुझे यहाँ पहुँचाना है और मैंने इस मेन ब्रांच पे ऐड किया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके एक पुल रिक्वेस्ट जनरेट करूँगा। अब पुल रिक्वेस्ट जनरेट करके मैं करूँगा कि एक पुल रिक्वेस्ट, लेकिन कहाँ से, चीफा क्लिक जैक में जाए, बेस उनका मेन है, और कहाँ से, मेरे मेन से। और ये मेरे कोड के चेंजेस है जो उनको दिखेंगे। तो जब मैं क्रिएट पुल कर दूंगा तो वहाँ पे जनरेट हो जाएगी एक रिक्वेस्ट और वो क्या करेंगे, वहाँ पे वो उसको चेक करेंगे और वहाँ पे अगर मेरे कोड में सही उनको चेंजेस लगे तो वहाँ पे वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये थी वर्किंग विद फोर्क रिपोजिटरी। और गाइज आपको ये वीडियो का एंड है तो इसके बाद आपको नोट्स आपको चाहिए तो आपको मेरे को मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको गिटहब के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा।
Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.